अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद फ़सी है और आज हम जो जीआईसी क्विज़ प्रिपरेशन के लिए हमने क्विज़ बनाया था, ग्रैंड टेस्ट जो था, उसकी हम आज सॉल्यूशन देखेंगे कि कैसे एमसीक्यूज़ के जो आंसर्स हैं वो उसको हम हल करके देखेंगे। और ज़ाहिर-सी बात है, इसमें बहुत से क्वेश्चन ऐसे होंगे जो टफ़ होंगे, ट्रिकी होंगे। तो उसके लिए हम वीएस कोड में उसे समझ लेंगे। बाकी जो आसान होंगे, जिसमें कोड करने की नीड नहीं होगी, तो फिर उसे मैं ओरली आपको एक्सप्लेन कर दूंगा और फिर हम आगे चलेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। अ, यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट लेड एंड कॉन्स्ट इन टर्म ऑफ स्कोप। अच्छा, ये पूछ रहा है कि भाई इन चार स्टेटमेंट में से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू ट्रू है लेड और कॉन्स्ट के लिए। तो लेट और कॉन्स्ट हमारे पास जो कीवर्ड होता है, इससे हम जब वेरिएबल बनाते हैं तो उसका जो स्कोप होता है वो होता है हमारे पास ब्लॉक स्कोप होता है। अब इस ब्लॉक स्कोप से क्या मुराद है, चले मैं आपको करके दिखाता हूँ। जैसे कि मैंने इफ कंडीशन लगाई, मैंने डायरेक्ट लिख दिया ट्रू। ठीक है, और इसके अंदर मैंने एक वेरिएबल बना दिया, माई मैसेज स्ट्रिंग इक्वल्स टू हेलो वर्ल्ड। ठीक है। तो अब हमारे पास ब्लॉक स्कोप का जो मीनिंग आती है ना, ये देखिए हमने यहाँ पे कॉन्स्ट से हमने यहाँ पे वेरिएबल को डिक्लेयर किया। तो मैं यहाँ पे तो उसको एक्सेस कर सकता हूँ, मतलब मैंने यहाँ पे माई मैसेज को लॉक कराया तो ये प्रिंट हो गया, मतलब यहाँ पे हमारे पास लॉग हो गया। मैं आपको प्रिंट करा के भी दिखा देता हूँ। अच्छा यार, वो एक issue आ रहा है। यहाँ पे देखिए हेलो वर्ल्ड आ गया, क्योंकि ये जिस ब्लॉक के अंदर बना है हमने उसको इसी ब्लॉक के अंदर एक्सेस किया ना। ये जो हमारी जो ये कर्ली ब्रेसेस है ना, इसको यहाँ से लेके यहाँ तक एक ब्लॉक है। तो यहाँ तो वो एक्सेसिबल है, यहाँ पे तो मैं इसको एक्सेस कर सकता हूँ। लेकिन अगर मैं इसको यहाँ पे लिखता हूँ कि माई मैसेज कंसोल डॉट लॉग माई मैसेज, तो यहाँ पे मुझे एरर देगा ये। क्यों? क्योंकि भाई ये हमने एक ब्लॉक के अंदर बनाया था वेरिएबल को और हम उसको इस ब्लॉक के बाहर यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ तो हिसाब सी बात है एरर आएगा। इस ब्लॉक के अंदर सबको पता है कि भाई हाँ एक वेरिएबल डिक्लेयर हुआ है, लेकिन इस ब्लॉक के बाहर कंपाइलर नहीं जानता कि इस ब्लॉक के बाहर भी माई मैसेज नाम की कोई चीज़ है। तो यहाँ पे मुझे ये एरर देगा कि कैन नॉट फाइंड नेम माई मैसेज। तो ये हमारे पास ब्लॉक स्कोप कहलाता है। अच्छा, ये लेट के साथ भी है, मैं इसको लेट से बनाता तब भी सेम एरर आता। ठीक है, कॉन्स्ट, क्योंकि कॉन्स्ट कीवर्ड और लेट कीवर्ड से जब हम वेरिएबल बनाते हैं उसका स्कोप होता है ब्लॉक स्कोप। अच्छा, ये वार, अगर मैं वार से बनाता ना, वार से, तो ये चल जाता है, क्योंकि वार का जो स्कोप होता है ब्लॉक स्कोप नहीं होता। देखें, इसने इस ब्लॉक को क्रॉस कर दिया और यहाँ पर भी माई मैसेज एक्सेसिबल है, एरर चला गया हमारा। और मैं इसको प्रिंट कराऊंगा तो वो प्रिंट भी हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास लेट और कॉन्स्ट का कॉन्सेप्ट है, कि ये दोनों है ना ब्लॉक स्कोप होते हैं। अच्छा, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, विच npm कमांड इंस्टॉल्स बोथ डिपेंडेंसीज और डिप डिपेंडेंसीज। ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है। इसमें देखें हमारे पास डिपेंडेंसीज और डिप डिपेंडेंसीज इंस्टॉल करने की जो कमांड होती है, उस इन सब कमांड में से इन सब में क्या कॉमन है? npm इंस्टॉल, मतलब कि हम कोई भी कमांड लिखे डिपेंडेंसीज डाउनलोड इंस्टॉल करने के लिखे, यहाँ पे डिपेंडेंसी इंस्टॉल करने के लिखे अपने फाइल में, तो npm इंस्टॉल तो हम लाजमी लिखते हैं ना। तो इन चारों ऑप्शन में से सबसे फेमिलियर तो यही हुआ, सब बेस्ट आंसर ये हुआ। तो हमारा सही आंसर ये सी है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट विल बी द फॉलोइंग टाइपसेट कोड आउटपुट। अच्छा, चलिए इसको मैं आपको करके दिखा देता हूँ। इसको कमेंट कर देता हूँ। अच्छा, यहाँ पे हमने वाइल लूप यूज़ किया है। हमने यहाँ पे एक पहले वेरिएबल बनाया सम नाम से और उसकी वैल्यू 0 रख दी। ऐसे हमने एन नाम एक वेरिएबल बनाया जिसका जो नेम था वो एन था, और उसकी हमने वैल्यू 5 रख दी। अब ये क्या होगा कि ये वाइल चलेगा, ये लूप चलेगा, कब तक चलेगा? जब तक ये कंडीशन फॉल्स नहीं आती। ठीक है, ये कंडीशन फॉल्स कब होगी? जब हमारे पास एन की वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि 0 बड़ा 0 से नहीं होता। 1 बड़ा होता है 0 से, लेकिन 0 बड़ा 0 से नहीं होता। तो यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे सबसे पहले जो सम की वैल्यू है
सबसे पहली दफ़ा जब लूप चलेगा, सबसे पहली दफ़ा मैं आपको कमेंट से दिखा देता हूँ। पहली दफ़ा लूप चला, ठीक है। एन की यहाँ पे जो सम की वैल्यू थी वो क्या थी, प्लस इक्वल टू एन। ये इसका मतलब होता है, दिखाता हूँ आपको। इसका जो मतलब होता है प्लस इक्वल टू एन का, इसका मतलब होता है कि सम इज इक्वल्स टू सम प्लस एन। ठीक है, कि सम में ही एन को प्लस कर दो और उसको सम में ही स्टोर करा दो, इसका मतलब ये होता है। तो सबसे पहली दफ़ा जब लूप चलेगा तो सम की वैल्यू क्या थी, हमारे पास जीरो थी, एन की वैल्यू 5 थी। तो हमारे पास सम के अंदर क्या आ जाएगा, ज़ीरो इज इक्वल्स टू ज़ीरो प्लस 5। ठीक है, तो हमारे पास सम की वैल्यू क्या हो गई, 5 हो गई। ऐसे ही दूसरी दफ़ा चला और यहाँ पे हमारे पास सम की वैल्यू 5 थी, 5 इज इक्वल्स टू 5 प्लस 4। हमारे पास अब सम एन की वैल्यू 4 हो गई, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास डिक्रीमेंट हुआ है। यहाँ पे एक एक हर जब भी लूप चलेगा हमारे एन में से ना 1 माइनस होता रहेगा। तो पहले एन में 5 था, अब एन में 4 आ गया। अच्छा, अब सम की वैल्यू क्या हो गई, सम की वैल्यू अब क्या हो गई, 5 प्लस 4 इज इक्वल्स टू 9। ठीक है, फिर तीसरी दफ़ा लूप चला और यहाँ पे हमारे पास एन की वैल्यू क्या थी शुरू में, 5 और 9। 9 इज इक्वल्स टू 9 प्लस, अब 4 से क्या हो गई, 3 हो गई। तो उसको हम अगर प्लस करें तो ये 12 बनता है। ठीक है, आखिर में हमारे जब ये लूप खत्म हो गया, मतलब जब हमारा लूप तीसरी दफ़ा चला तो हमारे पास सम की वैल्यू हो गई 12। ऐसे ही जब ये चौथी दफ़ा चला तो हमारे पास इसकी वैल्यू 12 थी सम की, और ये हो जाएगा 12 प्लस 2। तो ये हमारे पास आ जाएगा 14। ठीक है, फिर हमारा लूप चला पांचवी दफ़ा चला। ये जब तक चलता रहेगा जब तक हमारे पास एन की वैल्यू जीरो नहीं आती। अभी एन की वैल्यू है ना, अच्छा मैं आपको ऐसे ऐसे लिख के दिखा देता हूँ कि इसमें से एन कौन सा है। ये हमारे पास एन की वैल्यू है, ठीक है, और ये सम है, और ये भी सम ही है। इसको मैंने, ठीक है, ये एन की वैल्यू है, ये सम की वैल्यू है, ये भी सम की वैल्यू, और आखिर भी हमने सम की वैल्यू लिखी है। तो जब तक ये एन की वैल्यू जीरो नहीं आती, अभी देखिए 2 तक आ गई है। ठीक है, तो अभी पांचवी दफ़ा चला, हमारे पास सम की वैल्यू क्या थी, 14 हो गई, और इज इक्वल्स टू 14 प्लस 1। तब हमारे पास फाइनली सम की वैल्यू आ गई, 15 हो गई। अब इसके बाद जब आप इस लाइन पे हमारे पास एन की वैल्यू, सम की वैल्यू 15 हो गई, तो यहाँ पे क्या देखें, इनकी डिक्रीमेंट हो रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास ज़ीरो हो जाएगा, इसी के आखिर में एन ज़ीरो हो जाएगा। तो जब एन ज़ीरो हो जाएगा तो ये लूप नहीं चलेगा। उसके बाद आखिर में हमने कंसोल कराया, तो कंसोल में 15 हमारे पास आउटपुट आ जाएगा। होप आपको समझ आ रहा हो, मैंने आपको हर एक स्टेप करके दिखा दिया ऐसे। ठीक है, तो उसका आंसर सही 15 है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डज द फॉलोइंग टाइप्स रिकॉर्ड आउटपुट। अच्छा, अच्छा, इसमें देखिए हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया है जिसमें दो कीज रखी है हमने, एक्स और वाई, और दोनों की एक पहले की वैल्यू, एक्स की वैल्यू क्या थी 10, वाई की वैल्यू थी 20। और हमने यहाँ पे एक फॉरेन का लूप लगाया। फॉरेन लूप क्या करता है, अगर फॉरेन लूप हमारी है ना कीज को, कीज जो ऑब्जेक्ट होता है ना उस पर सब सारी कीज प्रिंट करा देता है। ठीक है, लेकिन हमने यहाँ पे डायरेक्ट की को प्रिंट नहीं करवाया, हमने यहाँ पे क्या लिखा है कि ऑब्जेक्ट स्क्वायर ब्रैकेट की। तो ये हमारे पास मेथड होता है ऑब्जेक्ट की कीज वैल्यू, कीज को एक्सेस करने का। अगर हम ऐसे लिखते हैं ना कि ऑब्जेक्ट स्क्वायर ब्रैकेट की का नाम, तो पता है क्या होता है, ये होता है कि हमारे पास उसकी वैल्यूज प्रिंट होकर जाती है। जैसे कि मैं अगर यहाँ पे कोई, मैं दिखा देता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, छोटा सा बना देते हैं, अ, और बाकी रोल नंबर ले लेते हैं, रोल नंबर 1 2 3 4। ठीक है, ये मेरे पास ऑब्जेक्ट है। अगर मैं इसे फॉरेन लूप लगाता ना, लेट, यहाँ पे है ना मैं कुछ भी लिख सकता हूँ। ये जो मैंने इन की लिखा है ना, इसलिए मैं कुछ भी लिख सकता हूँ। एक्चुअली एक तरीके का वेरिएबल है, यहाँ पे हमारे पास ऑब्जेक्ट का नाम आ जाएगा। अच्छा, मैं पूरे डिटेल में नहीं पढ़ा रहा क्योंकि भाई जाहिर सी बात है 50 MCQs कवर करने हैं। तो डिटेल में तो इसी चैनल में आपको मिल जाएगी क्या, रिकॉर्डेड सारी क्लासेस, तो उस पर हमने फॉरेन नहीं पढ़ाया हुआ है। बल्कि हमने लूप्स किए ना, एक अलग से रिवीजन क्लास रखी थी, उसमें हमने सारे लूप्स पढ़ाए थे, तो उसमें भी हमने फॉरेन पढ़ाया। तो अगर मैं डायरेक्ट की को प्रिंट कराता ना, लॉक कराता,
तो यहाँ पे तो मेरे पास नेम और एज प्रिंट हो जाता, नेम और रोल नंबर प्रिंट हो जाता। ठीक है, लेकिन मैंने यहाँ पे की को प्रिंट नहीं कराया, मैंने मैंने यहाँ पे लिखा माई ऑब्जेक्ट स्क्वायर ब्रैकेट की। अच्छा ये एरर दे रहा है। अच्छा फिलहाल के लिए ना आप मैं इसको एरर को सही कर रहा हूँ। ये एरर सही होगा ऐसे, की ऑफ, ये असल में टाइप शिफ्ट का एरर है, जावा में एरर नहीं आएगा ये, टाइप ऑफ माई होगी जी। ठीक है, तो अभी इस एरर को छोड़ें, ये जो मैंने लिखा है इसको फिलहाल रहने दें। मैं आपको ये दिखा रहा कि नेम और रोल नंबर मैंने लिखा ना, तो अब इसकी वैल्यू प्रिंट होगी, ये प्रिंट नहीं होगा। ऐसे ही मोहम्मद फैसल 1 2 3 4। ठीक है, ये हमारा मैंने यहाँ पे टाइप कास्टिंग का यूज़ किया है क्योंकि ये टाइप से एरर दे रहा था। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता था, एज की ऑफ टाइप ऑफ माई ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये दोनों सिंटेक्स दोनों एक्सेप्टेबल है। अच्छा देखिए यहाँ पे क्या प्रिंट हुआ है, मोहम्मद फैसल 1 2 3। तो हमारे यहाँ इसका क्वेश्चन का जो आंसर है वो होगा 10 और 20, क्योंकि वैल्यूज प्रिंट हुई है। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट इंपोर्ट्स आर डिफॉल्ट एक्सपोर्ट इन टास्केट। अच्छा डिफॉल्ट एक्सपोर्ट हमारे पास दो तरीके के एक्सपोर्ट होते हैं, एक होता है नेम्ड एक्सपोर्ट, दूसरा डिफॉल्ट एक्सपोर्ट। तो ये पूछ रहे हैं कि इनमें से एक फाइल में आपने डिफॉल्ट एक्सपोर्ट करवा दिया, ठीक है, अब आपको दूसरी फाइल में उसको इंपोर्ट कराना है, कुछ भी हो, वेरिएबल हो, फंक्शन हो, कुछ भी। तो आप कैसे, क्या कौन सा सिंटेक्स लिखेंगे? तो उसमें से ये वाला फोर्थ वाला बेस्ट है, क्योंकि आप क्या लिखते हैं, इंपोर्ट, आप फिर माई मॉड्यूल, मतलब आपको जो भी फंक्शन हुआ या मतलब वेरिएबल हुआ उसका नाम, फ्रॉम, और फिर उसका ये पाथ आ जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर ये 4 है, ये 4 मतलब डी है। कंसिडर द फॉलोइंग टाइप एलियास, टाइप पॉइंट इज इक्वल टू एक्स नंबर वाई नंबर। सही है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। यहाँ पे हमने एक टाइप बना दी पॉइंट नाम से, और यहाँ पे हमने दो उस पर कीज बोल दी कि भाई अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को ये असाइन करेंगे ना टाइप, तो उसकी दो कीज होंगी, पहले का नाम एक्स होगा, दूसरा वाई, और दोनों की टाइप नंबर होगी। तो अभी हमने ये देखना है कि ऐसा कौन सा ऑब्जेक्ट यहाँ पे बना है जहाँ जो ये वाली रिक्वायरमेंट पूरी कर रहा है कि दोनों एक्स, दो कीज हो एक्स और वाई, दोनों नंबर हो। तो यहाँ पे देखिए सी ऑप्शन बेस्ट है, सी ऑप्शन में दोनों कीज और दोनों नंबर है। यहाँ पे ये स्ट्रिंग है, यहाँ पे ये स्ट्रिंग है, और यहाँ पे ये तो सिंटैक्स एरर है, यहाँ पे इसी को नहीं लगा सकते हम, ऑब्जेक्ट बनाते हुए हम एक कॉलन लगाते हैं। तो इसका आंसर सी आंसर है सही। आगे चलते, इन टाइपस्क्रिप्ट विच टाइप सिस्टम इज यूज्ड बाय डिफॉल्ट। अच्छा, अच्छा यार, टाइप स्क्रिप्ट हो या जावा स्क्रिप्ट हो, हमारे पास यहाँ पे जो फॉलो होता है ना वो सेक्शन टाइपिंग फॉलो होती है। एक होती है नॉमिनल टाइपिंग, नॉमिनल टाइपिंग टाइप स्क्रिप्ट में नहीं होती, ये हमारे पास सेक्शन टाइपिंग होती है। अब इसका कोड तो मैं भी करके नहीं दिखा रहा क्योंकि बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो। तो ये तो आपको पता होना चाहिए ना, तो इसका आंसर ये सेक्शन टाइपिंग है। ये होप आपके टीचर्स ने पढ़ाया होगा। चले आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। हाँ इसको कोड में करके दिखाना चाहिए, इसको कोड में करके दिखाना चाहिए। यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैंने फंक्शन बनाया मायफंक के नाम से, उसमें मैंने दो पैरामीटर लिए, डेटा वन, डेटा टू। डेटा वन जो है इसकी जो डेटा टाइप है वो नंबर है, डेटा टू की डेटा टाइप है वो स्ट्रिंग है। ये हमारा जो फंक्शन है रिटर्न भी कर रहा है, एक नंबर कर रहा है। अच्छा यहाँ पे मैंने एक नंबर कॉन्स्ट नाम से एक वेरिएबल बनाया, और उसे मैंने बोल डेटा टू का असाइन करा दिया। अच्छा अगर मैं नॉर्मली डेटा टू को असाइन कराता तो ये मुझे एरर देता, क्यों? क्योंकि डेटा टू की टाइप क्या थी, स्ट्रिंग थी, और ये मैं एक नंबर वाले वेरिएबल में असाइन करा रहा हूँ, तो मुझे एरर दे रहा है, देना चाहिए इसको। देखिए एरर दे रहा है, ये बोला कि टाइप स्ट्रिंग इज नॉट असाइनेबल टू टाइप नंबर, तो ये मुझे एरर देगा यहाँ पे। तो यहाँ पे फिर मैंने टाइप कास्टिंग का यूज़ किया, यहाँ पे मैंने पहले इसको अननोन बना दिया। ये हमारे पास स्ट्रक्चर होता है ऐसे ही, पहले इसको अननोन बना मतलब हम बोलते हैं कि भाई डेटा टू है ना, ये अननोन है। अननोन मतलब अभी तो ये स्ट्रिंग है ना, ये सबको पता है कि ये स्ट्रिंग है, ठीक है। इसको हम अगर डायरेक्ट नंबर में चेंज करें कि हम उसको बोले कि कंपाइलर को बोले कि ये नंबर है, तो ये तो साफ साफ बोलेगा ना कि नहीं ये नंबर थोड़ी, ये स्ट्रिंग है। तो इसलिए पहले हम इसको बोलते हैं कि ये अब पहले ये अननोन है, कि हमें नहीं पता अब इसकी डेटा टाइप क्या है, डेटा की। उसके बाद वो बोल देता है कि अब इसको है ना आप एज ए नंबर ट्रीट मान लो। तो टाइप कास्टिंग में हमेशा एक बात याद रखें कि टाइप कास्टिंग से कंपाइलर तो धोखा खा जाता है। मतलब ये होता है कि हमारे पास जैसे कि डेटा टू की टाइप डेटा टाइप की स्ट्रिंग है, तो हमारे पास स्ट्रिंग ही रहती है, ये ना, ये नहीं कि हमने टाइप कास्ट कर दिया तो उसने इस स्ट्रिंग को नंबर में बदल दिया।
एक स्ट्रिंग नंबर में कैसे बदल सकती है? नहीं बदल सकती ना। वो तो बस कंपाइलर को उसने धोखा दे दिया कि कंपाइलर एरर दे रहा था कि भाई आप नंबर स्ट्रिंग असाइन नहीं करा सकते नंबर में। तो उसने बोल दिया कि भाई ये एक नंबर है। ठीक है। तो इससे ये हुआ कि हमारा एरर तो चले गया और ये इसके अंदर स्टोर भी हो जाएगा। ये नहीं कि स्टोर नहीं होगा, स्टोर भी हो जाएगा और आगे आप इसको यूज़ भी कर सकते हो। लेकिन असल में जो वो उसके अंदर डेटा रहेगा ना वो स्ट्रिंग ही रहेगी। ठीक है। ये मैं आपको करके दिखाता हूँ अलग से। अब मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं दिखाता हूँ। जैसे कि मैंने एक वेरिएबल बनाया माई डेटा, और इसकी मैंने डेटा टाइप रख दी नंबर। सही है। और जगह से मैंने 10, अच्छा मैं इसको लेट से बनाना चाहिए, 10 कर दिया। ठीक है, इसमें मैंने 10 डाल दिया। अब माई डेटा, इसमें तो मैं कोई सा भी नंबर डाल सकता हूँ ना, 190 कुछ भी डाल सकता हूँ। तो नंबर तो ये एक्सेप्ट करेगा। लेकिन जहाँ मैं इस पर स्ट्रिंग डालूँ या फिर जहाँ मैं इसमें बूलियन वैल्यू डालूँ तो मुझे एरर देगा कि भाई टाइप बूलियन इज नॉट असाइनेबल टू टाइप नंबर। ऐसे ही अगर मैं इसमें यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ अननोन एस नंबर, तो यहाँ पे देखे एरर चले गया। यहाँ पे हमने फॉल्स को ऐसे वेरिएबल वेरिएबल में हमने असाइन करा दिया जिसकी डेटा टाइप क्या थी, नंबर थी, और वो असाइन भी हो गया है। मैं इसको लॉक करा के दिखा देता हूँ। फॉल्स, तो वो असाइन भी हो गया है। देखिए फॉल्स आ जाएगा। ठीक है, लेकिन ये कैसा हुआ? ये ऐसे हुआ कि भाई टाइप कास्टिंग के थ्रू ना कंपाइलर धोखा खा गया। कंपाइलर को पता नहीं था कि इसके अंदर बूलियन वैल्यू है, वो समझ रहा था कि भाई इसके अंदर नंबर है क्योंकि हमने इसको बता दिया कि नंबर है। ठीक है। और ये आगे इसको नंबर ही एज अ नंबर ही ट्रीट करेगा। अब देखें मैं इसको अगर वो करता कराता हूँ, अच्छा मैंने फॉल्स ही प्रिंट कराया था, मार डेटा कराना चाहिए था मुझे। ठीक है, फॉल्स आएगा। अब देखें मैं इसको ओवर करता हूँ ना, तो ये मुझे ये बता रहा है कि भाई ये इसके अंदर एक नंबर है, इसकी डेटा टाइप नंबर है, लेकिन असल में क्या है इसके अंदर? इसके अंदर तो बूलियन वैल्यू है। तो कंपाइलर को तो यही लग रहा है ना कि इसके अंदर नंबर क्या है, लेकिन असल में इसके अंदर क्या चले गया था, बूलियन चले गया था। ठीक है। तो अब इसको हम इस फंक्शन में देखते हैं। यहीं पे मैंने एक स्ट्रिंग को इस नंबर में डाल दिया था, और फिर क्या हुआ कि मैंने रिजल्ट का एक वेरिएबल बनाया और उसको दोनों को प्लस करा दिया। आप अच्छे से जानते हैं कि एक नंबर और एक स्ट्रिंग के बीच में जब हम प्लस का निशान लगाते हैं तो उसका मतलब होता है कि वहाँ पे कॉन्केटिनेशन होती है। कॉन्केटिनेशन का मतलब ये है कि अगर एक 10 हो एक 5 हो, दोनों में कॉन्केटिनेशन हो, तो आंसर 15 नहीं आएगा, आंसर क्या आएगा, 105 आएगा, क्योंकि वो कॉन्केट हो गया है। ऐसे ही यहाँ पे हमारे पास डेटा टू में क्या जा रहा है, 5 जा रहा है स्ट्रिंग में। तो यहाँ पे नम के अंदर स्ट्रिंग में 5 आ गया। तो यहाँ पे जो डेटा 1 से प्लस होगा तो ये असल में नंबर होता, तो यहाँ पे तो ये 15 आता। ठीक है, लेकिन मैंने यहाँ पे एक नंबर वाले वेरिएबल में असाइन तो करा दी है, लेकिन असल में तो वो अंदर स्ट्रिंग ही है ना। तो यहाँ पे कॉन्केटेनेशन हो जाएगी और आंसर आएगा 105, और उसको मैंने यहाँ पे रिटर्न करा दिया, फिर लॉग हो जाएगा। देख लें आप। ठीक है। यहाँ पे मैंने असल में मुझे टाइप कास्टिंग का कॉन्सेप्ट देना था कि वो असल में वैल्यू को चेंज नहीं करता, वो जस्ट कंपाइलर को धोखा देता है। इन कंपाइलर आइज वो चेंज कर देता है, लेकिन असल में तो वो चीज़ नहीं होती। ठीक है। तो इसका आंसर है 105। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 9 है। कॉन्स्ट माय नेम इज इक्वल्स टू, इसको भी मैं ना कोड करके दिखाता हूँ। ये बड़े सवाल है ना फंक्शन वाले। अच्छा यहाँ पे मैंने कॉन्स्ट माय नेम इज इक्वल्स टू, यहाँ पे मैंने एक एरो फंक्शन बनाया है, और यहाँ पे मैंने पहला पैरामीटर लिया एफ नेम, दूसरा लिया एल नेम। एल नेम को मतलब फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। एल नेम को मैंने ऑप्शन रखा है कि भाई इसमें अगर यूज़र इनपुट दे या ना दे, वो हमारे पास एरर नहीं देगा आर्गुमेंट वाला। और फिर हमने इसकी रिटर्न टाइप स्ट्रिंग ही रखी है। यहाँ पे मैंने माय फुल नेम नाम से एक वेरिएबल बनाया, और एक्चुअली हमारे पास यहाँ पे एल नेम वो था ना, क्या नाम है, ऑप्शनल था। तो हम डायरेक्ट तो एल नेम को यूज़ नहीं कर सकते। ये आपको पता होगा, पता होना चाहिए कि अगर कोई चीज़ हम ऑप्शन रखें ना, हम उसको डायरेक्ट यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास कंपाइलर बोलता है कि भाई इट इज़ पॉसिबली अनडिफाइंड। क्योंकि इसकी जो ऑप्शन वाले की जो वो बनती है ना, इम्प्लिसिट टाइप बनती है, वो बनती है जो हमने डेटा टाइप दी वो, और यूनियन अनडिफाइंड। क्योंकि ऑप्शनल हो गया ना, अब हमारी मर्जी कि हम उसमें आर्गुमेंट पास करें या ना करें। अगर नहीं करेंगे तो क्या होगा, अनडिफाइंड ही रहेगा वो। तो मैंने यहाँ पे लिखा कि अगर एल नेम, मतलब ये मैंने टर्नरी ऑपरेटर यूज़ किया है, इसका मतलब ये है, मैं आपको बता देता हूँ। अगर एल नेम की वैल्यू हो
मतलब एल नेम में कोई वैल्यू आए, आर्गुमेंट पास हो, तो क्या करना कि एफ नेम और एल नेम को प्लस करा देना, बीच में एक स्पेस डाल देना, और वो हमारे इस माय फुल नेम में स्टोर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा ना हो, ये टर्नरी ऑपरेटर का सिंटैक्स है, ठीक है, आप लोग को आते ही होगा। तो और तो अगर ऐसा ना हो तो सिर्फ फर्स्ट नेम मेरे को मुझे है ना इस फुल नेम में डाल देना, और उसके बाद इसी फुल नेम को मैंने रिटर्न करा दिया। अब क्या हुआ, मैंने इसको 2 दफ़ा कॉल किया इस फ़ंक्शन को। पहली दफ़ा माय आंसर 1 में मैंने स्टोर कराया, और यहाँ पे मैंने इसको कॉल करा सिर्फ मोहम्मद लिखा। तो ये कौन सा केस बना, ये वाला केस बना कि एल नेम की वैल्यू नहीं है, हमने आर्गुमेंट पास ही नहीं किया। तो हमारा ये वाला केस चलेगा कि सिर्फ फर्स्ट नेम हमारा माय फुल नेम में आ जाएगा, तो माय आंसर 1 के अंदर सिर्फ मोहम्मद चले जाएगा, ठीक है। ऐसे ही माय आंसर 2 के अंदर मैंने यहाँ पे देखे दोनों आर्गुमेंट दिए, फुल नेम वाला भी दिया, एल नेम लास्ट नेम वाला भी दिया। तो उसका मतलब कि हमारा ऐसे बीच में कौन नाम मोहम्मद फसी पूरा आंसर 2 में चलेगा। उसके बाद देखे मैंने पहले आंसर 2 को प्रिंट कराया, फिर आंसर 1 को। तो आंसर 2 में क्या था, मोहम्मद फसी था, और आंसर 1 में सिर्फ मोहम्मद था। इसलिए इसलिए हमारे पास पहले मोहम्मद फसी आ जाएगा, उसके बाद मोहम्मद है। देखिए मोहम्मद फसी और मोहम्मद आ गया, और तो उसका आंसर सही है, मोहम्मद फसी और मोहम्मद, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द अननोन टाइप इन टाइपस्क्रिप्ट। अच्छा, इसको मैं कोड करके दिखा देता हूँ। हमारे पास जो अननोन होता है ना, वो एक तरीके का तकरीबन है ना, हमारे पास एनी का काम करता है, मतलब एनी नहीं होता, एनी एनी और अननोन में फ़र्क है। मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे कि मैंने एक वेरिएबल बनाया, मैं लेट से बनाता हूँ। इसकी मैं स्ट्रिंग रख लेते हैं, इससे मैं स्ट्रिंग डाल देता हूँ हेलो, हेलो डाल देता हूँ, हेलो वर्ल्ड, ठीक है। एक और वेरिएबल बनाता हूँ मैं, इसकी टाइप मैं एनी रखता हूँ, और इसके अंदर भी मैं सेम मैसेज डाल देता हूँ। अच्छा, मैसेज सेम हो ना हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो तो मैं ऐसे ही बस डाल दे रहा हूँ। फिर मैं एक और भी वेरिएबल बनाता हूँ, और इसकी मैं अननोन रखता हूँ, और इसमें भी मैं हेलो वर्ल्ड, मैं बस मैसेज डाल रहा हूँ, उसका मतलब ये है कि मैं स्ट्रिंग एज ए स्ट्रिंग यूज़ कर रहा हूँ ना, इसका मतलब मेरा ये है। अब देखिए, अब इस स्ट्रिंग वाले वेरिएबल में मैं इस बी को असाइन करा सकता हूँ, ए इक्वल्स टू बी हो जाएगा, ठीक है। हमारे अंदर हमारे पास ए के अंदर बी की वैल्यू चली गई, और मैं इसको थोड़ा चेंज कर देता हूँ, इसको सिर्फ हेलो कर देता हूँ, और इसमें सिर्फ वर्ल्ड कर देता हूँ, ठीक है। तो ये देखिए, हमारे ए की वैल्यू क्या थी, हेलो वर्ल्ड, लेकिन अब मैंने बी को असाइन कर दिया ए को, तो ए में बी की वैल्यू क्या थी, हेलो, तो ए के अंदर हेलो चले गया। तो मैं अगर ए को लॉक कराऊंगा ना, तो हेलो प्रिंट होगा। ये तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ना, इससे कोई मुश्किल बात नहीं है। लेकिन ऐसे ही मैं ए के अंदर है ना सी को नहीं डाल सकता। ये हमारे पास अननोन का फ़ायदा है कि भाई हमें उसको देखो, मैं ए के अंदर सी को असाइन नहीं कर पा रहा, क्योंकि सी की डेटा टाइप अननोन थी, ठीक है। तो ये फ़र्क है कि टाइप अननोन इज नॉट असाइनेबल टू टाइप स्ट्रिंग, जबकि टाइप एनी इज असाइनेबल टू टाइप स्ट्रिंग। तो हमारे पास ये थोड़ा और एनी से ज़्यादा टाइप सेफर होता है अननोन, इस सेंस में। तो हमारा ये क्या होगा, unknown is more specific than any and requires type checking before use, तो इसका आंसर सही ये वाला होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, enums and const enums, what is the main advantage of using const enum over enum in TypeScript? अच्छा, const enum allows for runtime changes to the enum values. Const enum can be used only with numeric values. नहीं, const enum can store string values. Const enum is more memory efficient because it is inline at compile level. अच्छा, इसका enum const enum हम सब नहीं पढ़े, तो उसका जो सही आंसर जो है ना, ये हमारा ये होगा कि ये मेमोरी एफिशिएंट होते हैं बहुत, const enum enum के मुकाबले, ठीक है। आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे, कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग इन जावास्क्रिप्ट। अच्छा, नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक, अच्छा ये पूछ लगे कौन सी खसूसियत इसमें नहीं है। मतलब इन सारी जो आप लोगों को चार कुछ आंसर्स दिए हुए ना, इनमें से कोई ऐसा वो होगा, ऐसी कोई एक स्टेटमेंट होगी जिसमें एसिंक्रोनस की खसूसियत नहीं लिखी होगी। चलिए पढ़ लेते हैं। इट अलाउज फॉर नॉन ब्लॉकिंग कोड एग्जीक्यूशन, इट एग्जीक्यूट कोड सीक्वेंशियली इन द ऑर्डर। हाँ, यही है कि भाई हमारे पास जो एसिंक्रोनस सिंक्रोनस होता है ना, उसमें तो भाई लाइन बाय लाइन हमारा सीक्वेंस में हमारा कोड एग्जीक्यूट होता है। जैसे कि अगर मैं छोटी सी एग्जांपल है जो बहुत चलती है, वही बता देता हूँ।
जैसे कि मैंने यहाँ 1, 2 और 3 ये तीनों मैंने कंसोल किए ना कि 3 1 1 2 3। तो यहाँ पे जो हमारे पास मैं अगर इसको प्रिंट कराऊंगा ना, तो ये इसी सीक्वेंस में प्रिंट होगा। मतलब पहले 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा। ये नहीं कि पहले 2 हो गया, 1 हो गया, 3 हो गया। क्योंकि हमारा ये जो कोड है ना, ये सिंक्रोनस कोड है, ठीक है। ये डायरेक्ट हमारे पास कॉल स्टैक से वो डायरेक्ट इसको कंसोल में भेज देगा, एग्जीक्यूट कर देगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे बीच में कहीं 2 पे मैं अगर सेट टाइम आउट लगा दूँ और यहाँ पे मैं 1 सेकंड का डिले दे दूँ और इस कोड को मैं यहाँ डाल दूँ, तो अब इसकी सीक्वेंस बदल जाएगी। अब ये जो एग्जीक्यूट होगा ना, वो 1 3 और 2 होगा, क्योंकि हमारे पास ये कौन सा है, ये एसिंक्रोनस कोड है। और क्योंकि सेट अमाउंट का जो बिहेवियर है वो एसिंक्रोनस है। ये हमारा का हमें है ना मल्टी थ्रेड, मतलब वो कंकरेंसी अचीव हो जाती है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखा 1 3 2 यहाँ पे वो उसका वो है, आउटपुट आया है। तो यहाँ पे होता ये है कि हमारा जो कोड होता है ना, वो कॉल स्टैक से वेब एपीआई में चले आता है। और जब तक हमारा कॉल स्टैक इसको एग्जीक्यूट कर देगा और वेब एपीआई से फिर इवेंट कॉल बैक क्यू में जाएगा, कॉल बैक क्यू से इवेंट लूप लगेगा, फिर वो वापस हमारा कॉल स्टैक में आएगा। ये मतलब पूरा कॉन्सेप्ट है ये। आना चाहिए, मतलब आपने आप लोगों ने पढ़ा ही होगा ये। ठीक है, तो ये हमारे एसिंक्रोनस कोड है, तो ये सीक्वेंशली और देखें यहाँ पे नहीं हुआ। तो सीक्वेंशली हमारा चलता है ना, वो हमारा सिंक्रोनस कोड होता है। तो यहाँ पे इसी वाला बेस्ट ऑप्शन है। तो ये सही आंसर है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द कॉल स्टैक इन जावास्क्रिप्ट? अच्छा, कॉल स्टैक क्या होता है, मैं आपको बता दूं। कॉल स्टैक क्या होता है कि हमारे जितना भी कोड होता है ना, वो सीक्वेंस वे में हमारे पास कॉल स्टैक में जाता है और वो हमारा एग्जीक्यूट करता है। अगर वो सिंक्रोनस कोड हो तो वो नॉर्मली एग्जीक्यूट कर देगा। अगर एसिंक्रोनस कोड हुआ तो वो उसको वेब एपीआई में सेंड कर देगा। अब वेब एपीआई जाने उस कोड का मतलब वो आगे वेब एपीआई का काम होता है कि उसके साथ करना क्या है। अगर टाइम डिले दिया हुआ होता है तो वो उस टाइम का इंतजार करता है वेब एपीआई। कॉल स्टैक का काम ये होता है कि भाई वो कोड को एग्जीक्यूट कर देता है। हमारा सारा कोड लाइन बाय लाइन, स्टेटमेंट टू स्टेटमेंट हमारा कॉल स्टैक के अंदर जाता है और वो एग्जीक्यूट करता है। तो इसमें हम देख रहे थे टू मैनेज एसिंक्रोनस ऑपरेशन, टू कीप ट्रैक ऑफ फंक्शन कॉल एंड देयर एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट, टू हैंडल मेमोरी एलोकेशन। तो उसका ये है ना कि टू कीप ट्रैक ऑफ फंक्शन कॉल एंड देयर एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, आगे चल लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14। ये तो अभी मैं करके दिखा दिया आपको। ये इसमें देखे, ये ऑर्डर इसमें ना प्रिंट किस ऑर्डर में होगा हमें ये बताना है। तो सबसे पहले कंसोल लॉग 1 किया हुआ है, तो सबसे पहले वही प्रिंट होगा, क्योंकि हमारा क्या कहते हैं, सबसे पहले कॉल स्टैक में ये वाली स्टेटमेंट जाएगी और ये प्रिंट हो जाएगी। उसके बाद हमारा कॉल स्टैक में ये जाएगा, ये पार्ट ऑफ कोड। तो इसमें वो देखेगा कि भाई यहाँ पे तो सेट टाइम आउट लगा हुआ है, ये तो भाई एसिंक्रोनस बिहेवियर है। तो ये कंपाइल जो कॉल स्टैक है वो इस कोड को वेब एपीआई में भेज देगा, ठीक है। और उसके बाद कॉल स्टैक आगे हमारा कंसोल 2 और 3 ये तीनों दोनों प्रिंट करा देगा। तो पहले तो 1 2 3 प्रिंट हो गया, ठीक है। अब वेब एपीआई में ये पड़ा हुआ है ये कोड 2 सेकंड वेट करेगा, ठीक है। वेब एपीआई इसको जब तक 2 सेकंड नहीं हो जाते इसको कॉल बैक क्यू में नहीं भेजेगा। फिर उसने कॉल बैक क्यू में भेजा इस कोड पार्ट ऑफ कोड को, और कॉल बैक क्यू से फिर इवेंट लूप के थ्रू हमारा कोड दोबारा कॉल स्टैक में आ गया और आई एम अ प्रोग्रामर 2 सेकंड, पूरे 2 सेकंड के बाद प्रिंट हो जाएगा। मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ ये सिंपल वही है जो हम अभी कर रहे थे। देखिए, पहले 1 2 3 हो जाएगा, उसके बाद 2 सेकंड के बाद आई एम अ प्रोग्रामर लिखा है। 1 2 3 आया, अब 2 सेकंड वेट हुआ, उसके बाद आया आई एम अ प्रोग्रामर, ठीक है। तो उसका जो सही आंसर है वो है अपना ये 1 2 3 आई एम अ प्रोग्रामर। क्वेश्चन नंबर 15। कॉन्स्ट प्रॉमिस इज इक्वल टू न्यू प्रॉमिस। अच्छा, अभी तो रिसेंटली एक क्लास हुई है हमारी ऑनलाइन, मतलब सर जीआईसी टीचर्स ने पढ़ाया है, सर मुबशिर ने पढ़ाया है ये प्रॉमिस। तो बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया उन्होंने। इसमें तो आपको कोई डाउट ही नहीं होगा कि इसमें क्या आएगा। फिर भी थोड़ा बता देता हूँ कि हमने यहाँ पे वेरिएबल बनाया प्रॉमिस के नाम से, उसमें हमने एक न्यू प्रॉमिस असाइन करा दिया, ठीक है। और रिजॉल्व रिजेक्ट चाहिए, इसके 2 पैरामीटर होते हैं, ये बिल्ट इन है। मतलब फर्स्ट प्लेस पे रिजॉल्व आएगा और दूसरे फर्स्ट सेकंड प्लेस में रिजेक्ट आएगा। अगर हम उसको रिवर्स कर देना कि हम दूसरे में रिजॉल्व लेते हैं तो कुछ नहीं। अच्छा, यहाँ पे हमने रिजेक्ट कर दिया और उसमें मैसेज कर दिया अगर रिजेक्ट हो तो फेलियर मैसेज प्रिंट हो जाए। तो आपको आपको पता है कि भाई जब रिजेक्ट होता है तो हमारा डॉट कैच मेथड जो है उस पे हमारा कंपाइलर आता है ना। तो उस पे हमने इस एरर एक पैरामीटर लिया एरर के नाम से, ठीक है। इस पैरामीटर में असल में ना ये वाला मैसेज आ जाएगा
ये वाला मैसेज हमारा इस पैरामीटर में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे रिजेक्ट हो रहा है। अगर ये रिजॉल्व हो रहा होता तो डॉट देन वाले मेथड में अगर हम जो पैरामीटर इंट्रोड्यूस कराते वहाँ पे आ जाता, और हमने सिंपल लॉ कराया तो यही वाला इसके अंदर क्या है, फेलियर। इसकी वैल्यू क्या बनी, फेलियर। तो फेलियर यहाँ पे प्रिंट होकर आ जाएगा, इसका आंसर फेलियर है। क्वेश्चन नंबर 16, which of the following principle is not part of object oriented programming? ओप। अच्छा, हमारे ओप के ना चार वो होते हैं, पिलर्स कह लें। पिलर्स हम पिलर्स ही कहते हैं। एक इनकैप्सुलेशन कहलाता है, वो तो सामने ही है। इनहेरिटेंस भी होता है, एक पॉलीमॉर्फिज्म होता है, चौथा होता है एब्स्ट्रैक्शन। तो ये तीनों तो दिए हुए हैं, और इसकी चौथी का कंपाइलेशन लिखा हुआ है। तो सवाल में पूछा कि कौन सा पार्ट नहीं है, तो ये कंपाइलेशन हमारा वो नहीं है पार्ट। सिंपल। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ कोड? ठीक है, ऐसे ही मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये पूरी क्लास बनाई है, लंबा कोड है। अच्छा, यहाँ पे देखिए मैंने एक क्लास बनाई एनिमल के नाम से, और यहाँ पे मैंने सिर्फ एक प्रॉपर्टी इंट्रोड्यूस करा है, नेम जिसका नाम है, और उसकी टाइप स्ट्रिंग है। फिर मैंने कंसिडर में इस नेम को मैंने वैल्यू पैरामीटर के थ्रू असाइन भी करा दी वैल्यू, ठीक है। अब जब भी एनिमल क्लास कॉल होगी, उसमें मैं कोई स्ट्रिंग वैल्यू कुछ भी वैल्यू दूंगा, तो वो इस नेम के अंदर चली जाएगी। दूसरी मैंने मेक साउंड के नाम से कराई। मेक साउंड नाम की इसमें एक मेथड है। कॉड हो रहा है, क्या है? हाँ यार, नहीं डालू। हाँ। सही। अच्छा, यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे एक क्लास बनाई है जिसका नाम एनिमल है, ठीक है। इसमें सिर्फ एक प्रॉपर्टी है नेम नाम से, जिसकी जो टाइप वो डेटा टाइप है वो स्ट्रिंग है। और इसी नेम को मैंने वैल्यू भी असाइन करा दी पैरामीटर के थ्रू, ठीक है, कंस्ट्रक्टर के अंदर। अगर हम एनिमल पे कॉल करके जो भी वैल्यू देंगे ना, जैसे कि मैं अभी यहाँ कॉल नहीं हुआ, अगर हम करके देते तो वहाँ पे ना इस नेम के अंदर वैल्यू असाइन होती। फिर मैंने एक प्रॉपर्ट मेथड बनाया है मेक साउंड के नाम से, ठीक है। जब मैं इसको कॉल करूँगा तो वो क्या होगा, जो यहाँ पे जो भी नाम आएगा ना, उसको उसके आगे लिखा जाएगा मेक साउंड, एक मैसेज प्रिंट हो जाएगा हमारे कंसोल पे। फिर मैंने इसकी एक चाइल्ड क्लास बनाई इसी एनिमल की, एक्सटेंड। ये हम चाइल्ड क्लास बनाते हैं ऐसे, ये इसका स्ट्रक्चर है। तो सिंटेक्स है, तो उस पर उसका नाम मैंने डॉग रखा है, और मेक साउंड मैंने यहाँ पर भी सेम वो बनाया है, क्या नाम है, सेम मतलब एक ही नाम का मैंने वो बनाया मेथड। और इसमें मैंने नेम आ जाएगा यहाँ पे जो भी हमने दिया होगा, और आगे आ जाएगा बार्क्स, ठीक है। अब मैंने माई डॉग इज इक्वल टू न्यू डॉग, मैंने डॉग को कॉल किया, मतलब इस वाले को। तो इसका तो मेरे नेम के अंदर रेक्स चला गया, ठीक है। तो यहाँ पे इस नेम की जगह क्या आ जाएगा, रेक्स आ जाएगा, और रेक्स बार्क्स। तो अगर मैं इसको मैंने कॉल किया ना, माई डॉग डॉट मेक साउंड, अब देखें यहाँ पे इस माई डॉग की वो क्या हो गई, मतलब माई डॉग की जो टाइप है ना, वो डॉग बन गई। मैं यहाँ पे इसको अगर ऐसे लिखूँ ना, तब भी देखे वो डॉग बन गई। तो ये डॉग के अंदर अब काम हो रहा है ना। तो अब यहाँ पे मेक साउंड जो हम कॉल यहाँ पे कॉल करूँ ना, तो डॉग वाला कॉल होगा, ना कि ये वाला। सही है। ये वाला तब होता है मैं अगर एनिमल असाइन करता और उसके बाद उसमें करता तो ये वाला कॉल होता। अभी मैंने ये करा तो यहाँ पे डॉग रेक्स, रेक्स बार्क्स, मतलब रेक्स बार्क्स, ये आ जाएगा कंसोल में। ये वाला भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ। जैसे कि मैंने अगर समझे कि मैंने एक बना लिया कॉन्स्ट एनिमल है ना, तो माई कैट लिख देता हूँ मैं, और इसकी मैं टाइप एनिमल ले देता हूँ। सही है। इजिकल्स टू न्यू, न्यू, और यहाँ पे मैं एनिमल कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं एक नाम देना है ना, तो मिल्ली का नाम क्या, टॉम लिख देते हैं, ठीक है। अब माई कैट डॉट में अगर मेक साउंड करूँ ना, तो अब ये वाला कॉल होगा, ये वाला। अब लिखा आएगा कि कैट टॉम मेक्स अ साउंड, ठीक है। मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, टॉम मेक्स अ साउंड, ठीक है। क्लियर है सबको? तो उसका आंसर है रेक्स बाक्स, ये बी आंसर है इसका।
तो क्वेश्चन नंबर 18 में चलते हैं। फंक्शन कैटेगराइज एज। ठीक है, एक मैंने कैटेगराइज एज नाम का फंक्शन बनाया। अच्छा, मैं अपना बता रहा हूँ। मैं होता ना, मैं जब भी देखता हूँ ना कोई फंक्शन है, मैं पता है क्या करता हूँ। मैं सबसे पहले देखता हूँ कि भाई फंक्शन का नाम क्या है, कैटेगराइज एज। अब मैं देखता हूँ कि ये कॉल कहाँ हो रहा है। ठीक है, मैं फंक्शन की डेफिनेशन नहीं पढ़ता, मैं आगे चले जाता हूँ। मैं देखता हूँ कि यहाँ पे कॉल कहाँ हो रहा है, यहाँ कहाँ कहाँ हो रहा है, कहाँ हो रहा है, यहाँ हो रहा है, इस लाइन में ना। अब इस लाइन में देखे, यहाँ पे मुझे एक पैरामीटर आर्ग्यूमेंट भी पास किया हुआ है 16। अब मैं यहाँ से मैं पढ़ूंगा कि फंक्शन की डेफिनेशन क्या थी। अब मुझे पता है कि एज के अंदर क्या है, 16 है, मुझे पहले ही पता चल गया। अब मैं जहाँ जहाँ भी एज लिखा है ना, वहाँ पे मैं मान के चल रहा हूँ कि यहाँ 16 है, तो यहाँ 16 छोटा है 13 से। मैंने इतना पढ़ा, मैंने बोला नहीं, ये तो कंडीशन ट्रू ही नहीं हो रही ना। तो मैं आगे चल जाता हूँ, मैं इसके अंदर भी नहीं पढ़ूंगा कि इसके अंदर क्या लिखा है। ठीक है, मैं मैं आगे गया। आगे मैं देखा 16 बड़ा और बराबर है 13 के, एंड 16 छोटा और बराबर है 19 के। मैं बोला हाँ, ये तो कंडीशन मैच हो गई, ये तो सही है। तो मैंने देखा यहाँ पे रिटर्न क्या हो रहा है, टीनेजर। अब यहाँ पे जब रिटर्न टीनेजर कहाँ गया, रिटर्न टीनेजर हो रहा है ना। अब देखा यहाँ पे एक्स को प्रिंट करा दिया, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे टीनेजर प्रिंट हो जाएगा, सिंपल। ऐसे पढ़ना थोड़ा एफिशिएंट रहता है। जैसे कि अगर मैं शुरू में एक दफ़ा फंक्शन पढ़ लेता, ठीक है, मैं पढ़ता पूरा यहाँ से यहाँ तक, पढ़ा 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 पढ़ा। अब मैं देखता कि भाई यहाँ पे पैरामीटर वैल्यू क्या गई है, 16। अब फिर मैं दोबारा इसको 16 के सेंस में पढ़ता। तो ऐसे एक तरीके से काम थोड़ा लंबा हो गया। मतलब आपको जैसे सही लगता है आप वैसे पढ़ें। मैंने अपना वो बताया कि मैं इसको ऐसे पढ़ता। सही है। तो इसका सही आंसर जो है वो यही है कि टीन है। क्वेश्चन नंबर 19। फाइंड, यहाँ पे मैंने एक कैलकुलेट डिस्काउंट के नाम से वो बनाया फंक्शन। क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पे देखें, मैंने डिस्काउंट कैलकुलेट डिस्काउंट के नाम से क्वेश्चन बनाया, जिसमें मैंने एक पैरामीटर लिया है क्वांटिटी, जिसकी टाइप नंबर है। ठीक है, अब मैं देख रहा हूँ कि कैलकुलेट डिस्काउंट कहाँ पर लिखा है, यहाँ पे कहाँ कॉल हो रहा है, यहाँ कॉल हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यू क्या है, 10 है ये। सही है, अब मुझे पता है कि क्वांटिटी की वैल्यू क्या है, 10 है। अब मैं फिर आप फंक्शन पढ़ रहा हूँ कि भाई लेट डिस्काउंट देगा 10 0। ठीक है, हमने यहाँ पे न्यू वेरिएबल बनाया जिसकी मैंने वैल्यू 0 रख दी। अब मैं लिखा कि 10 बड़ा है 10 से, नहीं, ये फॉल्स है। फिर मैं दूसरी कंडीशन देखी, 10 बड़ा और बराबर है 5 के, हाँ ये तो ट्रू है, 10 बड़ा होता है 5 से। तो भाई ये एल्स इफ वाली कंडीशन चल गई, तो डिस्काउंट की वैल्यू क्या हो गई, 10 हो गई। अब आखिर में उसे क्या कर दिया, रिटर्न करा दिया डिस्काउंट को, तो 10 यहाँ पे रिटर्न हो रहा है। ठीक है, और वो एक्स के अंदर चला गया, और हमने जब प्रिंट करा दिया तो यहाँ पे 10 हमारे पास लॉग हो जाएगा, आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी हो गया। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, विच npm कमांड वुड यू यूज टू इंस्टॉल अ पैकेज एज अ डेव डिपेंडेंसी। ठीक है, जैसे कि हम इंक्वायरर हमने पढ़ा है, इंक्वायरर के हम जब डेव डिपेंडेंसी डाउनलोड इंस्टॉल करते थे, तो हम कौन सी कमांड यूज करते थे, npm i माइनस माइनस सेव माइनस डेव एट द रेट और टाइप्स स्लैश इंक्वायरर, है ना। तो डेव डिपेंडेंसीज जब हम कोई भी इंस्टॉल करते हैं, तो उसकी जो कमांड होती है ना, जो कमांड है इंस्टॉल करने की, वो स्टार्टिंग की देखें ऐसे ही होती है, npm इंस्टॉल, ये वाली। तो उसका सही आंसर यही है, ये माइनस माइनस सेफ और ये माइनस डेफ। नंबर 21, व्हाट हैपेंस इफ यू ट्राई टू डिक्लेयर अ कॉन्स्ट वेरिएबल विदाउट इनिशियलाइजिंग इट। ये अच्छा सवाल है। ये पूछ रहा है कि क्या हो अगर मैं कोई वेरिएबल बनाऊं कॉन्स्ट कीवर्ड यूज करके, और उसको मैं इनिशियलाइज नहीं करूँ। इनिशियलाइज मतलब मैं उस पर कोई वैल्यू असाइन ही नहीं करूँ। ठीक है, हमारे वेरिएबल बनाने के दो पार्ट होते हैं, एक हमारा कहलाता है डिक्लेयर, दूसरा कहलाता है इनिशियलाइज। डिक्लेयर हम कहते हैं, जैसे कि मैंने अगर बना दिया लेट ए और उसकी टाइप नंबर, तो ये हमारा डिक्लेयर डेट पार कहते हैं, हम हमने डिक्लेयर करा दिया ये वेरिएबल। ठीक है, और इनिशियलाइज हम कहते हैं जब हम इज इक्वल्स टू के आगे से लिखते हैं, कि हमने लिख दिया कि लेट ए जिसकी टाइप नंबर है इज इक्वल्स टू 10। तो ये जो हमने इज इक्वल्स टू 10 लिखा है ना, ये हमने इसको इनिशियलाइज करा दिया, मतलब इसमें एक वैल्यू चली गई है, ये हमारे वेरिएबल इनिशियलाइज हो गया। ऐसे ही यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि भाई अगर हम ऐसा कोई वेरिएबल बनाए कॉन्स्ट कीवर्ड यूज करके जो हम इनिशियलाइज ही ना कराए, तो क्या होगा। तो मैं आपको बता दूं, इस केस में हमारे पास एरर आता है। ठीक है, मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ। एरर एरर आता है, और जाहिर सी बात है ना कि कॉन्स्ट को हम अपडेट ही नहीं कर सकते। कॉन्स्ट एक दफ़ा वेरिएबल बन गया, उसकी वैल्यू हम अपडेट नहीं कर सकते। तो इसलिए वो एरर देता है कि भाई हाँ, आप बाद में अपडेट भी नहीं कर सकते इस वेरिएबल को, तो आप इसको अभी ही यहाँ पे असाइन कराओ वैल्यू को। जैसे कि मैंने माय नेम बनाया ना,
माय नेम स्ट्रिंग। ठीक है, ये पार्ट हमारा क्या है, डिक्लेयर, हमने डिक्लेयर कर दिया, डिक्लेरेशन। अब देखिए यहाँ पे ये एरर दे रहा है, मतलब माय नेम इज डिक्लेयर बट इट्स वेरिएबल इज नेवर रीडेड, डिक्लेरेशन मस्ट बी इनिशियलाइज्ड। वो बोल रहा है कि भाई यहाँ पे डिक्लेरेशन को आप इनिशियलाइज भी कराओ, यहाँ पे आप इसको वैल्यू भी दो। अगर मैं इसको यहाँ वैल्यू दूँ मोहम्मद फसी, तो ये तो चल जाएगा, ठीक है। लेकिन मैंने नहीं दी ना, तो ये मुझे एरर दे रहा है। और मैं अगर इसको आपको करके भी दिखाऊँ, ये मैं कंपाइल करूँगा, कंपाइल तो जाहिर सी बात है एरर देगा ही देगा कंपाइलेशन में। मैं आपको इसको नोट करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे क्या लिखा आ रहा है, सिंटैक्स एरर मिसिंग इनिशियलाइजर इन कॉन्स डिक्लेरेशन। वो बोल रहा है भाई जब भी आप कौन सी वेरिएबल बनाओ, तो यहाँ पे इसको इनिशियलाइज करना लाजमी है, ठीक है। और ये कौन सा एरर है हमारे पास, सिंटैक्स एरर है। ये सारे एरर हमारे पास यहाँ पे लिखे आते हैं। जैसे कि मैंने एक वेरिएबल ए है, मैंने इसको बाद में बनाया और पहले मैंने इसको लॉक करा दिया, तब भी ये भी एक एरर है हमारा। और ये एरर हमारे पास रेफरेंस एरर कहलाता है। जैसे कि मैंने देखे ऊपर मैंने लॉक करा दिया और नीचे बन रहे हैं ना वेरिएबल। अब मैं अगर ये चलाऊंगा, तो ये एरर की टाइप लिखी हुई आएगी आपके पास, कौन सा एरर है। अब देखिए ये आ रहा है कि ये रेफरेंस एरर है, कैन नॉट एक्सेस ए बिफोर इनिशियलाइजेशन, ठीक है। तो ऊपर वाला जो हमारा एमसीक्यू था, उसका जो आंसर है वो ये है कि इट विल थ्रो अ सिंटैक्स एरर। क्वेश्चन नंबर 22, हाउ डू यू टाइप कास्ट अ वेरिएबल एक्स टू टाइप स्ट्रिंग इन टाइपस्क्रिप्ट। अच्छा, हमारे पास टाइप कास्टिंग है ना, दो सिंटैक्स है और दोनों एक्सेप्टेबल है। ये एक तो हम इसको ऐसे एंगुलर ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं और हम इसको एस कीवर्ड के साथ भी लिख सकते हैं। टाइप कास्टिंग दो तीन सवाल में पूछी भी गई है। मैं आपको अभी आगे एक सवाल आएगा, उसमें भी आपको करके दिखाऊंगा। तो अभी इसको तो बहुत ए एंड बी आंसर है, क्योंकि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, which of the following is the correct syntax for a function with default parameter in TypeScript। अच्छा, ये बोला है कि इनमें से कौन सा सिंटैक्स सही है फंक्शन का जिसमें हमने डिफॉल्ट पैरामीटर इंट्रोड्यूस करा है, ठीक है। तो आप इसमें से देखें कौन सा वाला सही है। डिफॉल्ट पैरामीटर क्या होता है, डिफॉल्ट पैरामीटर हम उससे कहते हैं कि हम जब पैरामीटर को डिक्लेयर करने जाए ना, वहीं पे हमने उसको इनिशियलाइज करा दिया, मतलब वहीं पे हमने उसको वैल्यू दे दी कोई, तो हम उस पैरामीटर को, स्पेसिफिक पैरामीटर को हम कहते हैं डिफॉल्ट पैरामीटर। तो यहाँ पे देखें, मुझे तो यहाँ पे लग रहा है ये ऑप्शन मत भी, क्योंकि इसमें देखें यहाँ पे जो वाई है ना, वाई पैरामीटर वाई, इसकी टाइप नंबर है और यहाँ पे हमने इसको इनिशियलाइज भी करा दिया, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका सही आंसर है 23। क्वेश्चन नंबर 24, अच्छा ये तो इतनी इजी कॉन्सेप्ट है, तो मैं इसको, इस पर कोड करने की कोई चीज़ ही नहीं है, मैं कोड करके क्या दिखाऊँ। तो इसके मैं ओरली देख रहे हैं फिर हम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ कोड, ठीक है। यहाँ पे ये भी बहुत ईजी सा है। अच्छा, यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको फंक्शन की सेंस से बताया ना, मैं यहाँ पर इसको भी बता देता हूँ कि मैं होता ना, मैं यहाँ पे क्लास से नहीं पढ़ता, मैं यहाँ पे देखता कि भाई क्लास का नाम क्या है, कार, ठीक है। अब मैं देखूंगा नीचे का कि भाई कार कहाँ पे यूज है, कार कहाँ पे कॉल हुई, मतलब क्लास कहाँ बनी है, कार वाली यहाँ बनी है नीचे। अब देखिए यहाँ पे एक टोयोटा असाइन हो रहा है, तो इसका मतलब मुझे इस आर्गुमेंट में टोयोटा जा रहा है, तो इसका मतलब मुझे यहीं से पता चल गया कि इस कार के अंदर कंस्ट्रक्टर भी बना हुआ है और इस कंस्ट्रक्टर में कोई ना कोई चीज़ ऐसी है जिसकी जो जो डेटा टाइप स्ट्रिंग एक्सेप्ट कर रही है, ठीक है। फिर अब मैं गया इसके अंदर, मैंने देखा कि यहाँ पे एक प्राइवेट कलर का ब्रांड, मतलब प्राइवेट कलर क्या बोल रहा हूँ मैं, प्राइवेट एक ब्रांड बना हुआ है, मतलब प्राइवेट हमारे पास एक वो कहलाता है, एक्सेस मॉडिफायर कहलाता है। ये हमारी क्लास के अंदर ही होता है, प्राइवेट प्रॉपर्टी है हमारे पास, ठीक है, जिसका नाम ब्रांड है और इसकी टाइप स्ट्रिंग है। फिर मैंने कंस्ट्रक्टर में देखा कि भाई यहाँ पे देखें ब्रांड, यहाँ पे पैरामीटर लिया हुआ है और स्ट्रिंग इसकी डेटा टाइप है, वो उसने इस ब्रांड को असाइन करा दिया, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जो टोयोटा जो है ना हमारे पास, टोयोटा वैल्यू, वो हमारे पास इस ब्रांड के अंदर चली गई। अब यहाँ पे एक मेथड भी है, यहाँ पे सिर्फ एक प्रॉपर्टी नहीं है, एक मेथड भी है। और प्राइवेट का मतलब ये होता है कि भाई आप इस वाली प्रॉपर्टी को इसके अंदर ही को इस क्लास के अंदर ही आप एक्सेस कर सकते हो, उसके बाहर एक्सेस नहीं कर सकते। ना ही इस क्लास की अगर कोई चाइल्ड क्लास होगी उस पर भी नहीं कर सकते। तो ये तो गेट ब्रांड जो हमारे हमने यहाँ पे मेथड बनाया है, ये तो हमारा इस क्लास के अंदर ही है ना, तो यहाँ पे देखे रिटर्न दिस डॉट ब्रांड हमने यहाँ पे एक्सेस कर लिया। तो यहाँ पे सिंपल ये होगा कि यहाँ पे जो नाम है ना हमारा टोयोटा, वो हमारा रिटर्न हो जाएगा। और मैंने यहाँ पे नीचे कंसोल में इसको वो कराया, कॉल कराया गेट ब्रांड को, तो सिंपल यहाँ पे टोयोटा प्रिंट हो गया आ जाएगा। इसका सही आंसर है टोयोटा। क्वेश्चन नंबर 25, इन व्हाट ऑर्डर डज जावा स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट कोड बाय डिफॉल्ट। अच्छा, जावा स्क्रिप्ट का कोड, आप तो बिहेवियर, आप तो फैमिलियर है, फैमिलियर है।
आपका जावास्क्रिप्ट का कोड के वो कैसे एग्जीक्यूट होता है, वो ज़ाहिर सी बात है टॉप टू बॉटम होता है। हम स्टार्टिंग से देखते आ रहे हैं कि पहले जो आपने ऊपर कोड किया होता है पहले वो एग्जीक्यूट होता है, उसके बाद नीचे वाला होता है ना। तो हमारा जो कंपाइलेशन एग्जीक्यूट होता है ना कोड, वो टॉप टू बॉटम होता है। हमारे कॉल स्टैक में जो हमारे कॉल स्टैक में जो सारी स्टेटमेंट सारी होती है ना, वो सबसे पहले जो होगी सबसे पहले वही जाएगी कॉल स्टैक में। अब वो अलग बात है कि वो एसिंक्रोनस से सिंक्रोनस है, एसिंक्रोनस होगी तो वेब एपीआई में चली जाएगी। तो आपको आउटपुट जो शो होगा ना, वो आपको उसमें डिले आएगा। कि मतलब डिले का मतलब आपका ऑर्डर खराब लगेगा, लेकिन हमारे कॉल स्टैक में जो कोड जाएगा ना, वो हमारा टॉप टू बॉटम ही जाएगा। एक लाइन बाय लाइन हर स्टेटमेंट बारी बारी जाएगी। तो हमारा जो उसकी एग्जीक्यूशन होती है वो टॉप टू बॉटम होती है। क्वेश्चन नंबर 26, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। ठीक है। अच्छा, ये तो मैंने आपको करके दिखा दिया अभी। इसमें तो ये तो आपने बहुत दफ़ा भी देखा होगा ये। इसमें क्या है, कंसोल लॉग ए, ये हमारा सिंक्रोनस कोड है तो ये सिंपल प्रिंट हो गया। ठीक है, कॉल स्टैक में गया, उसने इसको कंसोल में प्रिंट करा दिया, एग्जीक्यूट करा दिया। फिर सेट टाइम आउट गया, बेशक उसका यहाँ पे टाइम जीरो है, लेकिन जैसे उसने देखा भाई ये एसिंक्रोनस टास्क है, उसने इसको वेब एपीआई में भेज दिया कॉल स्टैक ने। तो ये तो वेब एपीआई में चले गया, लेकिन ये कंसोल लॉग सी प्रिंट हो गया, और फिर उसके बाद कंसोल लॉग बी प्रिंट हो जाएगा। तो इसका जो आउटपुट आएगा वो ए सी भी आएगा, ये वाला। क्वेश्चन नंबर 27। अच्छा, यहाँ पे एक मेथड यूज हो रहा है फिल। अच्छा, यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल एरे बनाई ए आर आर के नाम से, और यहाँ पे मैंने 1 से लेकर 7 तक 7 एलिमेंट उसमें स्टोर करा दिए। ठीक है, और ये एक नंबर की एरे है। फिर कॉन्स्ट रिजल्ट, मैंने एक रिजल्ट बनाया, रिजल्ट नाम का वेरिएबल बनाया। उसमें मैंने एक मेथड यूज किया ए आर आर डॉट फिल 5,1,4। अच्छा, इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, ये ऐसा आपको शायद मुश्किल हो। जैसे कि मैंने एक एरे एरे बनाई, माई एरे। ठीक है, स्ट्रिंग की बना, चलिए नंबर की बना देता हूँ, जो वहाँ पे दी हुई है ना, वही बना देता हूँ। 1 2 3 4 टू, अरे 1 2 3 4 5 6 7 8 तक कर लेते हैं। ठीक है, ये 8 एलिमेंट हो गए हमारे एरे में। मैं अगर इसकी लेंथ प्रिंट कराना चाहूँ तो यहाँ पे लेंथ जो प्रिंट होके आएगी वो 8 ही आएगी। अरे यार, कैसी कहाँ गई। अरे 8 प्रिंट होके आ जाएगा, सही है, इसके हमारे एरे की लेंथ 8 है। अब यहाँ पे मैं एक फिल मेथड लगाने जा रहा हूँ। फिल एक बिल्ट इन मेथड है, हाँ बिल्ट मेथड है। और फिल हमारी ओरिजिन पे टारगेट करता है। ठीक है, ये हमें कुछ नया नया वो रिटर्न नहीं करता, ये हमें ओरिजिनल एरे में टारगेट करता है। अब देखें, मैं यहाँ पे मैं इसको ओवर करता हूँ, तो ये मुझे बोला कि एक्सपेक्टेड 1 till 3 आर्गुमेंट बट कॉड 0। इसका मतलब ये कि एक आर्गुमेंट होना लाजमी है। हम फिल के अंदर 3 आर्गुमेंट दे सकते हैं। और कब देखिए यहाँ पे आप इसको ऐसा पढ़ा करें, बहुत फायदा होता है। मैंने बहुत से मेथड ऐसे ही पढ़े, ऐसे ही टाइप सेट के अंदर। तो यहाँ पे देखिए, पहली जो चीज़ आ रही है ना, पहले हमारा पैरामीटर, वो क्या है, वैल्यू नंबर। इसके अंदर एक नंबर जाएगा, ठीक है, जो कि वैल्यू होगी। और ये हमारा नॉर्मल पैरामीटर है, और ये हम इसमें वैल्यू देना लाजमी है। अब ये है क्या, मैं आपको बताता हूँ। स्टार्ट और एंड, इसमें ये होता है कि सबसे पहले आप ये बता दो कि आपने इस एरे में फिल करना है। मैंने लिख दिया 10। ठीक है, इसका मतलब ये है कि इस पूरे एरे में हमारे पास 10 फिल हो जाएगा। सही है, मैं आपको करके दिखा देता हूँ, मतलब 8 की 8 जगह 10 10 10 10 10 आ जाएगा। सही है, ये तो हो गया। अब इसमें ना और भी पैरामीटर है, उनका क्या काम है। तो वो होता है कि भाई हम पहले देते हैं स्टार्टिंग इंडेक्स। इंडेक्स देते हैं, इंडेक्स इंडेक्स हमेशा नंबर है, याद रखिए। तो हम इंडेक्स देते हैं, भाई हमने 10 चले। एक तो ये हो गया कि हमने सिर्फ 10 का, तो वो सब में भर गया। ठीक है, लेकिन अगर ऐसा हो कि मुझे किसी पार्ट ऑफ कोड को फिल करना हो, जैसे कि मुझे यहाँ 3 से फिल करना है 6 तक, मैं ये चाह रहा हूँ बाकी कुछ फिल ना हो, मतलब ये 3 से लेकर 6 तक 10 बन जाए, और बाकी 1 2 और 7 8 ऐसे कैसे ही रहे। तो इस केस में बाकी 2 पैरामीटर काम आएंगे। ठीक है, अब 3 है ना, 3 का इंडेक्स क्या है, 0 1 2, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 2। ये मेरा स्टार्टिंग इंडेक्स हो गया। अभी मैं इसको भी प्रिंट करके दिखा देता हूँ। मतलब अब है ना, अब ये होगा कि 3 से स्टार्ट होगा 10 प्रिंट होना। अब वो मैंने इसको एंड इंडेक्स नहीं दिया। अब देखिए 3 से, यहाँ पे 3 होता है ना, तो 3 से स्टार्ट हुआ, फिर 10 फिल होना है, और वो आगे चलता ही गया जहाँ जहाँ तक हमारी लेंथ थी।
क्योंकि मैंने यहाँ पे इसको एंड इंडेक्स नहीं दिया कि हाँ हाँ एंड कहाँ करना है। अब मुझे कहाँ तक एंड करना है, 6 तक, तो 6 का इंडेक्स क्या है, 0 1 2 3 4 5। लेकिन एक बात याद रखिएगा, स्टार्टिंग इंडेक्स में जो मैंने 2 लिखा है तो वो 2 वाला एलिमेंट शामिल होगा उसमें, जैसे कि 3 यहाँ पे शामिल हुआ था, हमारा 3 यहाँ पे शामिल हुआ था। और लेकिन यहाँ पे अगर मुझे 6 तक करवाना है ना, 6 तक 10 कराना है, तो मुझे यहाँ पे 7 का इंडेक्स देना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि अगर मुझे 6 तक 10 फिल कराना है तो मुझे 7 का इंडेक्स देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमारा जो दूसरा इंडेक्स है ना, हमारा एंड इंडेक्स, टर्मिनल इंडेक्स, वो शामिल नहीं होता। जैसे कि 7 का इंडेक्स यहाँ पे क्या है, 6। अब देखें ये हमारा है ना, 1 2 ऐसे ही रहेगा, 7 8 भी ऐसे ही रहेगा, और बाकी यहाँ तक कि 10 फिल हो गया। 1 2 ऐसे ही रहा, 10 10 10 7 8। ठीक है, इस 6 का मतलब ये है कि भाई 5 तक भर दो। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लिखता 7 तो इसका मतलब ये है कि 6 इंडेक्स तक 10 भर दो। सही है, ये हमारा फिल मेथड है, सिंपल, इसमें और कुछ नहीं है। तो हमारे क्वेश्चन में क्या था, हमारे क्वेश्चन में ये था कि भाई 5 भरो। ठीक है, पहले में तो वैल्यू देंगे कि क्या क्या हमने फिल करनी है। ठीक है, 5 कहाँ से, 1 इंडेक्स से स्टार्ट करो, 1 इंडेक्स पे यहाँ पे कौन है, 2, तो 2 से स्टार्ट करो और कहाँ तक, 4 तक। 4 इंडेक्स पे कौन है, 0 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे जो 5 है ना वो 4 इंडेक्स पे, तो 4 5 इसमें शामिल नहीं होगा। असल में हमने यहाँ पे भरना भी 5 ही है, तो 5 तो खुद में 5 ही है ना। तो यहाँ 2 3 4 5 में बदल जाएगा, 5 5 ही रहेगा, बाकी 6 7 ऐसे रहेगा, 1 ऐसे रहेगा। तो इसका आंसर होगा 1 5 5 5 6 7। इसका आंसर सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28, लेट एरे नंबर, यहाँ पे हमने एक एरे बनाई, इसमें हमने 8 एलिमेंट ले लिया। ठीक है, ये एरे डॉट फिल्टर, ये तो बेसिक ही है, ये मतलब सबको ही आता ही होगा। इसमें सिंपल हमने ये करा कि हमने यहाँ पे एक पैरामीटर लिया है, और हमने बोल उस पैरामीटर में ना, सॉरी, हाँ, इस पैरामीटर में ना हमारे यहाँ ना हर एलिमेंट बारी बारी आएगा, पहले 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, और ये लूप चलता रहेगा। ठीक है, हाँ सही है। तो पहले 1 गया, 2 गया, 3 4 5 6 7 8, ये चारों 8 के 8 एलिमेंट जाएंगे। अब यहाँ पे कंडीशन हो रही है चेक। ठीक है, इनमें से जिसकी कंडीशन से यहाँ लिखा हुआ है, मैं देख रहा था ये कौन से वेरिएबल में स्टोर हो रहा है, यहाँ लिखा हुआ है, ये थोड़ा शायद आउट हो गया है, क्योंकि हमारा जो फिल्टर होता है ना ये रिटर्न करता है हमेशा। हाँ, ये ऐसे तो सही लिखा आ रहा है, वो फिर उसका मसला है। ये ये हमारा जो एरो ये होता है ना फिल्टर, ये हमारे हमेशा रिटर्न करता है। तो यहाँ पे देखें, ये हमने देखा कि हम इसमें सिंपल ये कंडीशन हो रही है कि अगर कुछ जो एलिमेंट ए 4 से बड़ा है ना, वो हमारे इस नम ग्रेड के नाम, हमने जो एक नई एरे बनाई है ना नंबर की, इस पे स्टोर करा दो। तो यहाँ पे 4 से कौन सा एलिमेंट बड़ा है, 5 बड़ा है, 6 बड़ा है, 7 बड़ा है, 8 बड़ा है। तो 5 6 7 8 हमारा नम ग्रेड में स्टोर हो जाएगा, और नम ग्रेडर को हम अगर ट्रेन कराएंगे कंसोल में, तो यह 5 6 7 8 का आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट इज ऑफ द फॉलोइंग कोड। अरे यार, ये तो हम अभी देख कर आए कि भाई पहले स्टार्ट प्रिंट होगा, फिर एंड प्रिंट होगा, फिर मिडिल प्रिंट होगा, क्योंकि ये सिंक्रोनस है, ये भी सिंक्रोनस है, ये सिंक है। और दूसरी बात ये है कि यहाँ पे अवेट का कोई वो नहीं है, यूज नहीं है, ये बस ऐसे कंफ्यूज करने के लिए लगाया आपको। अगर मैं इसको कोड में भी लिखूँ ना, तो मुझे ये बोलेगा कि अवेट का यहाँ पे कोई काम नहीं है। दिखा देता हूँ, सबसे पहले तो इसको हटाओ। अब देखिए ये जो 3 डॉट आ रहे हैं ना, ये 3 डॉट आ रहे हैं, मैं इसको ओवर किया, बोला अवेट हैज नो इफेक्ट ऑन द टाइप ऑफ दिस एक्सप्रेशन, मतलब इस तरह के एक्सप्रेशन में अवेट का कोई, इस पे कोई वो काम नहीं करेगा, इसमें कोई इसका इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, इसका जो सही आंसर है आपको पता है क्या होगा, स्टार्ट एंड और मिडल। तो स्टार्ट एंड मिडल का ये रहा। क्वेश्चन नंबर 30, गिवन द फॉलोइंग मॉड्यूल मैथ डॉट टी एस विच स्टेटमेंट करेक्टली imports both the default export and the name export। ये अच्छा सवाल है, ये बहुत कम लोगों ने ही किया होगा कि भाई आपने अपनी फाइल में से एक नेम एक्सपोर्ट भी निकाला सेम फाइल से, और उसमें से आपने नेम एक्सपोर्ट भी किया हुआ है, और उसमें आपने डिफॉल्ट एक्सपोर्ट भी किया हुआ है। ये मैंने भी बहुत रेयरली एक दफ़ा ट्राई किया था, वो भी मैंने एमसीक्यू में देखा था तो मैंने ट्राई किया था। मुझे उससे पहले नहीं पता था कि ऐसा भी होता है, ऐसा एक्सेप्टेबल है, ऐसा होता है, पॉसिबल है। तो अब ये बोल रहे हैं कि अगर हम समझे आपने एक आपकी एक फाइल है, आपने उसमें से ना एक वेरिएबल को नेम्ड एक्सपोर्ट करा दिया, मतलब वहीं पे एक्सपोर्ट कीवर्ड लिख के करा दिया। दूसरे वेरिएबल को आपने डिफ़ॉल्ट करा दिया, मतलब एज डिफ़ॉल्ट, जैसे क्लास है हमें बताई हुई इसने, एक क्लास है, हमने उसको एक्सपोर्ट एज डिफ़ॉल्ट करा दिया ना। तो आप ये बताओ कि अगर आप इसको दूसरी फाइल में इंपोर्ट करवाने जाएंगे तो आपने उसको एक ही लाइन में कैसे इंपोर्ट कर लोगे, मतलब एक ही लाइन से मुराद के एक ही दफ़ा इंपोर्ट लिख के एक ही लाइन में आप
दोनों को कैसे इम्पोर्ट करा लोगे? तो उसका कौन सा सिंटेक्स यहाँ पे होगा जो सही है? तो उसका ये वाला सही है, क्योंकि जो हमारा नेम्ड एक्सपोर्ट होता है ना, वो हम उसको ऐसे कर्ली ब्रेसेस के अंदर डालते हैं, और अगर एक से ज़्यादा होंगे तो हम कॉमा देके आगे उसके और नाम आ जाएंगे। बाकी हमारा जो नॉर्मल डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट होता है ना, वो हम ऐसे ही लिखते हैं नॉर्मल, उस पर कोई कर्ली ब्रेसेस की ज़रूरत नहीं है। तो इसका जो सही आंसर है वो ए है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31, given the following data type alias type callback is equals to data string void, which function signature correctly matches the alias? अच्छा, ये हमने टाइप बना दी। ठीक है, इस टाइप का मतलब ये है कि भाई यहाँ पे जो भी अगर हम किसी जिसको भी देंगे ना, वो एक पैरामीटर एक्सेप्ट करेगा और वो वाइड रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे आप बताएं ऐसा कौन सा फंक्शन बना हुआ है जो उस पर पूरा बेटर है, मतलब इसके मुताबिक है। तो यहाँ पे जो फंक्शन मुझे लग रहा है वो यही है, सी। क्योंकि देखिए यहाँ पे भी हमने एक डेटा नाम का पैरामीटर लिया है और वो एक स्ट्रिंग एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, और बाकी वो रिटर्न टाइप इसकी वाइड है। हम फंक्शन में इसको ऐसे शो करते हैं। नेक्स्ट, फंक्शन चेक कंडीशन। ठीक है, अब चेक कंडीशन फंक्शन यहाँ कॉल हो रहा है। यहाँ पे ट्रू कॉमा फॉल्स दिया हुआ है। अब ट्रू हमारा एक्स में गया, फॉल्स हमारा वाई में गया। ठीक है, रिटर्न नॉट एक्स। अब एक्स की वैल्यू क्या दी? ट्रू। नॉट एक्स का मतलब क्या हो गया? फॉल्स। क्योंकि नॉट क्या होता है, जो भी लिखा हो ना, ट्रू लिखा हो, ट्रू को फॉल्स कर देगा, अगर फॉल्स लिखा हो तो फॉल्स को ट्रू कर देगा। नॉट एक्स मतलब फॉल्स। ठीक है, और कंडीशन ये, और हमारा लॉजिकल ऑपरेटर और है, और बाकी आगे फॉल्स। एक्स की वाई की वैल्यू तो फॉल्स ही थी, तो फॉल्स और फॉल्स इज इक्वल्स टू फॉल्स। हमारे पास फॉल्स और फॉल्स फॉल्स ही कहलाता है, ट्रू और ट्रू ट्रू कहलाता है, ट्रू और फॉल्स ट्रू कहलाता है, और फॉल्स और ट्रू भी ट्रू कहलाता है। ये हमारे लॉजिकल ऑपरेटर से, ये तो बेसिक है, ये आप सबको आनी चाहिए, आती होगी होपफुली। और फिर हमने इसको रिजल्ट में स्टोर करा दिया, रिजल्ट को प्रिंट करा दिया, तो हमारे पास फॉल्स आंसर आएगा। Question number 33. What will happen when a variable is declared with let inside a block and then used outside that block? What will happen? ये आपको मैंने सबसे शुरू में करके दिखाया कि अगर हम एक वेरिएबल एक ब्लॉक के अंदर बनाते हैं और हम उसको बाहर यूज़ करते हैं, तो क्या होता है? एरर आता है ना। हाँ, एरर आता है कि भाई वो बोलता है कि भाई इस नाम का वेरिएबल बना ही नहीं है। तो और ये रेफरेंस एरर आता है। ये मैं आपको करके दिखा दूँ यहाँ पे, मैं आपको अभी करके दिखा दिया था ना। तो यही है ना, क्योंकि हमारे पास लेट और कॉन्स्ट के जो कीवर्ड है वो ब्लॉक स्कोप्ड वेरिएबल बनाते हैं। तो सिंपल यही है कि भाई उस ब्लॉक के बाहर हम उसको एक्सेस नहीं कर सकते। अगर करेंगे तो वो आपको रेफरेंस एरर थ्रो करेगा। रेफरेंस एरर का मतलब ये है कि भाई वो बोलेगा इस मेमोरी में कोई इस नाम का वो स्टोर नहीं है, इस नाम का वेरिएबल मेमोरी में नहीं है, जबकि वो एक ब्लॉक के अंदर होगा, लेकिन वो उस ब्लॉक ब्लॉक तक ही उसका एक्सेस है, उसके बाहर नहीं है। अच्छा, ये आ गया है। चल इसको मैं करके दिखाता हूँ। क्या हो गया? सही है। यहाँ पे मैंने यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। ये मैंने जब ये आपको ये वाला एमसीक्यू दिया था, यहाँ पे आपको मैंने ये वाला कीवर्ड इसलिए दिया था क्योंकि बहुत से लोग अनजान होंगे इस कीवर्ड से, तो मैंने ये इसलिए दिया था ताकि लोगों को पता चल जाए कि हाँ, और अच्छे से आ जाए आपको ये टाइप डिफाइन करना। ये भी एक कीवर्ड है, ये क्यों यूज़ किया है, अगर मैं नहीं करता तो एरर आता। अच्छा, ये टाइप शेट पे काम करे ना। और मैंने दूसरे दूसरा सवाल लिया था इसलिए ताकि आपको एक कॉन्सेप्ट आ जाए। हमारे पास ये डी जो हमने इस लाइन में किए हुए ना, ये इस पार्ट को हम कहते हैं ऑब्जेक्ट डी स्ट्रक्चर या डी स्ट्रक्चरिंग, जो भी। ठीक है, अब इसको मैं पढ़ाने तो नहीं जा रहा क्योंकि पूरा ऑब्जेक्ट से मतलब इस चैनल पे रिकॉर्डेड है सारा। मैं आपको बस ओवरव्यू दे रहा हूँ इस एमसीक्यू का, कि यहाँ पे मैंने एक स्टूडेंट नाम से मैंने एक वो बनाया, ऑब्जेक्ट बनाया। उसमें मैंने तीन कीज रखी, तीन प्रॉपर्टीज है। ठीक है, नेम एज स्टूडेंट, नेम की वैल्यू मोहम्मद फसी, एज की वैल्यू 20, एज स्टूडेंट की वैल्यू ट्रू। ठीक है, अब आगे आगे मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पे इसको डी स्ट्रक्चर करा दिया। यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या यूज हो रहा है वो बहुत से लोग को पता होगा, बहुत से लोग को नहीं पता होगा, क्योंकि मुझे भी खुद ही पता चला था। मतलब मैं एमसीक्यूज ही बना रहा था, उससे मुझे पता चला था, टाइम हो गया काफी। कि हमारे पास डी स्ट्रक्चर होता है ना, जैसे कि मैंने यहाँ पे मैं ये वाला कोड अभी फिलहाल के लिए हटा देता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पे देखे डी स्ट्रक्चर क्या करता है, मैंने यहाँ पे अगर नेम लिखा ना, तो मुझे नेम की वैल्यू गेट करके दे देगा, मेरे पास मोहम्मद फसी प्रिंट होके आ जाएगा। सही है। लेकिन
लेकिन लेकिन इसका जो मैं आपको कॉन्सेप्ट बताना चाह रहा हूँ ना, वो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर मैंने इस इस जी स्ट्रक्चर होने के बाद मैंने इस नेम की वैल्यू मैंने चेंज कर दिया, हमारा जो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट है ना, उस पे जो नेम की वैल्यू मैंने अगर मैं चेंज कर दी, मैं इसको सलमान कर दिया, मैं इसको कर देता हूँ सलमान, ठीक है। और मैं इसको सलमान कर दिया, उसके बाद मैंने इसको नेम को प्रिंट कराया ना, तो वो हमें मोहम्मद फसीह ही प्रिंट करके देगा, वो सलमान नहीं करेगा। ये कॉन्सेप्ट है कि हमारे पास, समझे, यहाँ पे जो नेम है ना, ये एक वेरिएबल के फॉर्म में आ गया, ये हमारे पास एज अ वेरिएबल आ गया है ना, वेरिएबल बन गया नेम नाम का, जिसकी डेटा टाइप स्ट्रिंग है, सही है। अब ये यहाँ पे ये हो रहा है कि भाई जैसे कि यहाँ पे एज इसकी डेटा टाइप नंबर है और उसकी स्टूडेंट्स की डेटा टाइप मिली, यहाँ पे ये हो रहा है कि भाई अगर मैं चेंज कर रहा हूँ हमारी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी, इसकी वैल्यू चेंज कर रहा हूँ, तो भाई उससे हमारी नेम वेरिएबल को तो मैं कुछ नहीं कर रहा ना, इसको तो मैं छेड़ ही नहीं रहा, तो इसकी वैल्यू क्यों चेंज नहीं होगी, इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। इसलिए हमारे पास यहाँ पे मोहम्मद फसीह प्रिंट हो रहा है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे ये करता ना, नेम इज इक्वल टू सलमान, अच्छा ये एरर इसलिए दे रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पे कॉन्स्ट लिखा है, मैं अगर लेट लिखूँ तो एरर से, अब देखिए मैंने कहा नेम इज इक्वल टू सलमान, अब मैं इसके बाद लॉक कराऊँ ना नेम को, तो वो तो जाहिर सी बात है, मैंने अब नेम की वैल्यू चेंज कर दी ना, तो वो तो सलमान तो हो जाएगा वो, सही है। तो ये आपको कॉन्सेप्ट देना था, तो आजा आप कोड में चलते हैं। अब यहाँ पे मैंने, अच्छा ये वाला कीवर्ड अभी फिलहाल रहने दे, ये मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, हमारी एक रिवीजन क्लास हुई थी उसमें मैंने एक्सप्लेन किया था। आप टाइप को छोड़ दे, आप आगे चले। मैंने यहाँ पे वेरिएबल बनाया माई की के नाम से, ठीक है। उसमें मैंने बोला कि अगर एज 21 के बराबर हो, एज क्या ही है, ये अगर 21 के बराबर है, नहीं ये 20 के बराबर है, ठीक है, तो ये कंडीशन हमारे पास फॉल्स हो गई, ये टर्नरी ऑपरेटर यूज़ किया मैंने, तो हमारे पास नेम नहीं, जबकि नेम जब जाता है हमारे माई की के अंदर जब ये कंडीशन ट्रू होती, लेकिन ये फॉल्स हो गई, तो हमारे पास एज जो है वो हमारे पास माई की के अंदर स्टोर हो जाएगा। मैं आपको लॉक करके भी दिखा देता हूँ, अगर मैं यहाँ पे लॉक कर रहा हूँ माई की को, नीचे वाला कोड कमेंट कर दो, तो यहाँ पे मेरे पास वो प्रिंट हो जाएगा, एज प्रिंट हो जाएगा, एज लिखा आ जाएगा, सही है। ये टर्नरी ऑपरेटर है, सिंपल। फिर मैंने क्या करा, इस स्टूडेंट की जो नेम है ना उसको मैं चेंज कर दिया, जैसे मैंने आपको करके दिखाया था, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या करा कि कंसोल लॉग स्टूडेंट माइकी, अब माइकी के अंदर क्या है, एज, तो जाहिर सी बात है ऐसे 20 प्रिंट होगा, क्योंकि ये हमारे पास दूसरा तरीका होता है, डायनेमिक तरीका होता है हमारे पास ऑब्जेक्ट की को गेट करने का, ठीक है, वैल्यू गेट करने का। तो यहाँ पे मैं की का नाम लिखता हूँ, तो हमारे पास प्रॉपर्टी इसकी जो वैल्यू होती है वो प्रिंट हो जाती है, तो यहाँ पे माइकी कौन सी है, एज है, तो यहाँ 20 प्रिंट होके आ जाएगा यहाँ पर। और नेम, मैंने यहाँ पे वही कॉन्सेप्ट दिया है कि भाई नेम की वैल्यू चेंज नहीं होगी, मैंने ओरिजिनल ऑब्जेक्ट की नाम तो चेंज कर दिया, लेकिन यहाँ पे जो नेम डी स्ट्रक्चर हो गया था ना, उसकी वैल्यू यहाँ चेंज नहीं होगी, यहाँ पे मोहम्मद फसीह प्रिंट हो, तो यहाँ पे 20 और मोहम्मद फसीह प्रिंट होकर आ जाएगा। ये एज तो मैंने इसके लिए किया ना, ठीक है, यहाँ पे देखिए 20 और मोहम्मद फसीह प्रिंट होकर आ गया। हाँ, चले आगे चलते हैं, इसका आंसर है 20 और मोहम्मद फसीह। 35, ये भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ, इसको कमेंट करते हैं। यहाँ पर भी हमारे पास टाइप कास्टिंग का कॉन्सेप्ट है, ये बड़े मजे की चीज है, मजा आएगा, देखें गौर से देखेगा। यहाँ पे हम ना एक टाइप बनाई, टाइप ए, ठीक है। ए टाइप के अंदर मैंने दो प्रॉपर्टी रखी, नेम और एज। नेम की डेटा टाइप स्ट्रिंग, एज की डेटा टाइप नंबर, ठीक है। याद रखेगा जो ए है उसके अंदर नेम और एज है, ऐसी बी है उसके अंदर नेम और रोल नंबर है, सही है। दो टाइप बना ली मैंने टाइप एरियाज को यूज करते हुए। तो आगे देखें, मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया, माई ऑब्जेक्ट वन, उसको मैंने ए असाइन कर दी, ए क्या थी, नेम और एज। अब मैं इस ऑब्जेक्ट के अंदर दो ही की इंट्रोड्यूस करा सकता हूँ, नेम और एज, और नेम स्ट्रिंग होगी, एज नंबर होगी, मैंने बिल्कुल सेम वही किया, मैंने नेम फंसी कर दिया, एज 20 कर दिया, ठीक है। अब आगे चलते हैं, मैंने ऑब्जेक्ट टू बनाया, उसको मैंने टाइप बी दे दी, बी मतलब ये वाली, कौन कौन सी प्रॉपर्टी होगी इसमें, नेम और रोल नंबर। तो यहाँ पे मैंने सलमान शायद रेम कर दिया और रोल नंबर 1 2 3 4 कर दिया, सही है। अब क्या हुआ, मैंने ऑब्जेक्ट वन को ऑब्जेक्ट वन को असाइन करा दिया, ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट वन को असाइन करा दिया, जबकि ऑब्जेक्ट टू में क्या है, नेम और रोल नंबर, ऑब्जेक्ट वन में क्या है, नेम और एज, ये असाइन हो ही नहीं सकते, लेकिन मैंने करा दिया, कैसे कराया, इसकी मदद से, ये जो है ना, ये हमारे पास टाइप कास्टिंग, अगर मैं ये हटा दूं तो ये मुझे एरर देगा,
तो बोलेगा भाई हमारे जो प्रॉपर्टी एज है वो मिसिंग है, क्योंकि हमारे पास ऑब्जेक्ट वन में क्या आता है, एज आता है, जबकि ऑब्जेक्ट टू में यहाँ पे एज मैंने डिफाइन नहीं की, है ना। तो वो बोले मिसिंग है, लेकिन मैंने इसको बोला कि नहीं मैं ऐसे तो करा सकता हूँ, मैंने इसको अननोन के इक्वल ले लिया। वो इक्वल नहीं, मतलब मैंने उसको बोला कि भाई अननोन है, ऑब्जेक्ट टू की डेटा टाइप मुझे नहीं पता क्या है, ठीक है। उसके बाद मैंने बोल दिया कि भाई इसकी डेटा टाइप ए है। अब ये तो ऑब्जेक्ट टू में क्या था, नेम और रोल नंबर था ना, इसकी डेटा टाइप ए तो हो ही नहीं सकती, है ना। तो ये टाइप कास्टिंग का यही कमाल है कि भाई ये कंपाइलर को धोखा दे देता है, कंपाइलर के आंखों में धुंध छिड़क देता है कि भाई कंपाइलर यहाँ पे धोखा खा जाता है, कंपाइलर को लगता है कि भाई ऐसे बोल दिया ना कि भाई ये ए है, तो वो यहाँ पे देखे एरर चले गया। अब उसको तो ये लग रहा है कि हमारे पास, उसको तो कंपाइलर को तो ये लग रहा है कि ऑब्जेक्ट वन के अंदर हमने ऐसा ऑब्जेक्ट असाइन कराया है जिसकी टाइप ए है, लेकिन ऐसा नहीं है, इसकी टाइप असल में क्या है बी, लेकिन कंपाइलर ने उसको ऐसा शो करा दिया कि ए है। असल में ऑब्जेक्ट टू की टाइप वही रहेगी, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। अगर इसके बाद मैं ऑब्जेक्ट वन को प्रिंट कराऊँ, माई ऑब्जेक्ट वन या ऑब्जेक्ट टू को प्रिंट कराऊँ, अब देखें एक वैल्यू ये थी, ऑब्जेक्ट टू थे, ठीक है, उसको मैंने असाइन करे थे वन के। अब तो दोनों बराबर हो गए ना, जो ऑब्जेक्ट टू में था वो सारा ऑब्जेक्ट वन में भी आ गया, तो ऑब्जेक्ट वन और ऑब्जेक्ट टू देखें दोनों सेम आएंगे, दोनों सेम आएंगे, क्योंकि ऑब्जेक्ट टू को मैंने असाइन करा था ना ऑब्जेक्ट वन में, तो ऑब्जेक्ट वन भी बिल्कुल वही बन गया, ठीक है। अभी भी कंपाइलर को यही लग रहा है कि भाई ये अच्छी बात है इसकी, कि अभी भी कंपाइलर को लग रहा है कि भाई ऑब्जेक्ट वन के अंदर जो डेटा है उसका डेटा उसकी टाइप क्या है, ए है, क्योंकि भाई उसके साथ तो धोखा हुआ है ना, उसको तो नहीं पता कि भाई यहाँ पे उसने ए के नाम पे कुछ और उसको असाइन करा दिया, है ना। तो अब देखे, अब ये कमाल देखे, अब मैं ऑब्जेक्ट वन लिख के डॉट लगाऊंगा ना, ये देखें ये, अब मुझे क्या दिखा रहा है वो, नेम और एज, नेम और एज किसकी प्रॉपर्टीज है, ये किस 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 में किस टाइप में हमारे पास अवेलेबल है, ये टाइप ए में अवेलेबल है, नेम और एज, है ना। जबकि हमने यहाँ पे देख लिया कि भाई हमारे ऑब्जेक्ट में तो एज नाम की कोई प्रॉपर्टी ही नहीं है, हमने जो ऑब्जेक्ट वन जो बन गया है अब उस पर तो एज नाम की कोई प्रॉपर्टी नहीं है, तो यहाँ पे ये एज कैसे शो कर रहा है, क्योंकि उसको तो अभी भी यही लग रहा है ना कि भाई इसके अंदर जो हमारे पास डेटा है ऑब्जेक्ट वन के अंदर, वो हमारे पास टाइप ए का डेटा है, तो इसलिए हमारे पास वो ये एज हमारे पास वो खुद वो करवा रहा है, क्या कहते हैं, मुझे सजेस्ट कर रहा है कि भाई इसमें एज वो प्रिंट कराओ, है ना, क्योंकि उसको तो यही लग रहा है। तो ये अच्छा, ये कॉन्सेप्ट है इसका, बहुत अच्छी चीज़ है टाइप कास्टिंग, अगर जो डिटेल में पढ़ेगा ना उसको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। अब देखिए मैंने क्या करा, माई ऑब्जेक्ट वन डॉट नेम ट्रिपल इक्वल टू माई ऑब्जेक्ट टू डॉट नेम, मैंने दोनों नेम को आपस में कंपेयर करा दिया। अब मैंने आपको बता दिया कि भाई दोनों ऑब्जेक्ट तो सेम बन गए, सेम बन गए तो भाई ये ट्रू हो गया, क्योंकि दोनों का नाम सलमान शाहिद हो जाएगा, तो ट्रू आ जाएगा। बाकी डॉट एज, अब देखिए यहाँ पे तो एज है ही नहीं, तो जब एक प्रॉपर्टी है ही नहीं तो उसमें क्या आएगा, अनडिफाइंड आएगा, कॉमन सेंस। तो यहाँ पे ट्रू और अनडिफाइंड आ जाएगा, क्योंकि एज नाम की तो प्रॉपर्टी यहाँ पे डिफाइंड ही नहीं है ना, कंपाइलर के साथ तो धोखा हुआ है, मतलब उसको तो लग रहा है कि ये इसकी टाइप ए है, लेकिन असल में हमने उसको ऐसा ऑब्जेक्ट असाइन करा दिया जिसकी टाइप बी थी, ठीक है। होप आप होप आपको समझ आ गया हो, इसका आंसर क्या है, ट्रू और अनडिफाइंड। व्हाट इज द रोल ऑफ द इवेंट लूप इन जावास्क्रिप्ट, ठीक है, टू एग्जीक्यूट इवेंट लूप क्या करता है मैं आपको बताऊं। इवेंट लूप का काम ये होता है कि भाई वो हमारा कॉल बैक क्यू को देखता रहता है, मतलब चेक करता रहता है कि भाई इसमें कौन सा टास्क आ गया है, और उसको जिस सीक्वेंस में आता है ना उसी सीक्वेंस में वो कॉल स्टैक को भेज देता है। दूसरा वो हमारा वेब एपीआई को भी चेक करता रहता है कि वो अभी उस पर कोड एग्जीक्यूट हो रहा है या फिर वो खाली है, ठीक है, वो भी चेक करता रहता है। ये दो काम होते हैं इवेंट लूप के। तो ये हमारा इवेंट लूप जो है ना वो हमारा कह सकते हैं कि एसोसिएटेड होता है किस चीज़ से, हमारे एसिंक्रोनस टास्क वगैरह इन सब चीज़ों से, क्योंकि वो कॉल बैक क्यू से है ना, और कॉल बैक क्यू से फिर वहाँ से डेटा उठा के कॉल स्टैक में डालता है, और फिर कॉल स्टैक उसको एग्जीक्यूट करता है। व्हाट इज द रोल ऑफ द इवेंट लूप इन जावास्क्रिप्ट, तो यहाँ पे सी इसका ऑप्शन है कि भाई टू मैनेज एंड कोऑर्डिनेट एसिंक्रोनस टास्क एंड देयर कॉल बैक्स, सिंपल। क्वेश्चन नंबर 37, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ये मैं आपको करके दिखाता हूँ, या फिर ओरली बता दूँ, चलो करके दिखा देता हूँ, ज़्यादा बेहतर समझ आएगा। यहाँ पे देखिए मैंने एक एरे बनाई 1 2 3 4 4 एलिमेंट है इसमें, ठीक है, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई, और इसमें मैंने एक लूप चला दिया सिंपल, और यहाँ पे मैंने ये अच्छा आपको यहाँ पे दो चीज़ें आपको क्या नाम है, यहाँ पे दो
कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। पहली चीज़ ये कि अगर हमारे पास ऐसी कोई कंडीशन, हमारा ऐसा कोई पार्ट ऑफ कोड हो, मतलब हमने कोई ऐसा कोड कराना हो जैसे कि इफ़ के बाद हमने अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाए, तो ऐसा कोई काम कराना हो जो सिर्फ़ एक लाइन का हो, जैसे कोई मैसेज प्रिंट कराना, कोई वेरिएबल को डिक्लेयर कराना वगैरह-वगैरह, तो उसको हम ऐसे ब्रैकेट ब्रैकेट के भी लिख सकते हैं, ये एक्सेप्टेबल है। उसी के सामने हम वो कमांड लिख देंगे, वो कोड लिख देंगे जो हमें करवाना हो, ये एक्सेप्टेबल है, ये हम उसको ब्रैकेट ब्रैकेट के भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है? कंटिन्यू क्या करता है, कंटिन्यू मैं आपको बता दूँ, कंटिन्यू ये करता है कि भाई जहाँ पर भी कंपाइलर कंटिन्यू लूप्स में यूज़ होता है, और ये काम, इसका काम ये होता है कि भाई जहाँ ये अगर कंटिन्यू एग्जीक्यूट हुआ, तो ये क्या करेगा कि हमारे कंपाइलर को वो लूप के स्टार्ट में भेज देगा। मतलब अगर वो किसी यहाँ पे, अगर हमारा कंपाइलर यहाँ पे रीड कर रहा है ना कोड को, तो वो यहाँ से स्टार्ट में आ जाएगा। ये काम होता है कंटिन्यू का, सिंपल। तो यहाँ पे मैंने पहली दफ़ा लूप चलेगा, ठीक है? ARR की वैल्यू, यहाँ पे आई की वैल्यू 0 की, तो यहाँ पे 1 प्रिंट हो जाएगा। दूसरी दफ़ा लूप चलेगा, आई की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, तो यहाँ पे 2 प्रिंट हो जाएगा। फिर तीसरी दफ़ा चलेगा, आई की वैल्यू 2 होगी, तो यहाँ पे पहले कंडीशन आएगी। कंडीशन में क्या है, जब आई 2 के बराबर हो तो कंटिन्यू कर दो, तो यहाँ पे प्रिंट नहीं होगा। जब आई की वैल्यू 2 होगी ना, तो यहाँ पे ये मैसेज प्रिंट नहीं होगा, मतलब 3 प्रिंट नहीं होगा। यहाँ पे हमारा कंपाइलर वापस लूप के शुरू में आ जाएगा और इसमें इंक्रीमेंट भी हो जाएगा, ठीक है? मतलब हमारी वैल्यू 2 थी ना, 2 से 3 हो जाएगी, तो अब 3 हो गई, तो 3 यहाँ पे 3 इंडेक्स पे कौन है, 4, तो फिर 4 प्रिंट हो जाएगा। तो इसका आंसर जो आएगा ना, 1 2 4 आएगा, 3 नहीं आएगा, ठीक है? अगर मैं आई की जगह ये लिखता ना, आ, ऐसे नहीं लिखता, मैं सिंपल आई को प्रिंट कराता, तो आउटपुट अलग आता। लोगों को इसी में कन्फ्यूजन हो गया कि यहाँ पे 2 कंटिन्यू हो रहा था, 2 कैसे आ रहा है? तो क्योंकि असल में वो इंडेक्स नंबर चल रहा है ना। अब देखिए 013 आया है, अब यहाँ पे 2 में से यहाँ पे 2 हो गया, इग्नोर हो गया। हाँ, कंपाइलर वहाँ पे स्टार्ट में आ गया था लूप पे, ठीक है? तो इसका आंसर क्या है, 1 2 4। क्वेश्चन नंबर 38, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग टाइप कोड? लेट एरे, हमने एरे बनाई 10 20 30, 3 एलिमेंट है। फॉर लेट वैल्यू ऑफ वैल्यू, ये तो सिंपल सा कोड है यार, इस पे तो कोई मुश्किल ही नहीं है। ये क्या होगा कि भाई वैल्यू में सबसे पहले 10 जाएगा, फिर 20 जाएगा, फिर 30 जाएगा। तो पहले 10 के साथ एक लूप चलेगा, फिर 20 के साथ, फिर 30 के साथ, तो पहले 10 प्रिंट हुआ, फिर 20, फिर 30। आंसर ये आ जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 39, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग टाइपस्क्रिप्ट कोड? यहाँ पे मैंने क्लास पर्सन बनाई, उसमें 2 प्रॉपर्टी रखी, नेम जो कि स्ट्रिंग है, एज जो कि एक नंबर है, ठीक है? कंस्ट्रक्टर मैंने कॉल करा, और मतलब कंस्ट्रक्टर बनाया, डिफाइन करा, और यहाँ पे मैंने नेम और एज दोनों को मैंने असाइन करा दी वैल्यूज पैरामीटर पैरामीटर के थ्रू। फिर मैंने यहाँ पे ग्रीट नाम का एक मेथड बनाया, और यहाँ पे मैंने जब ये कॉल होगा तो क्या प्रिंट हो जाएगा, हेलो माय नेम इज, जो भी नाम हम दिया हुआ होगा, एंड आई एम डैश ईयर ओल्ड, डैश में मतलब जो भी एज दी गई होगी। यहाँ पे मैंने नाम क्या रखा है, जॉन, और 30 एज दे दी, और यहाँ पे जॉन डॉट ग्रीट को कॉल करा दिया। जब इसको कॉल कराया ना, तो जॉन मैंने नाम रखा, तो इस नेम के अंदर जॉन चले गया, तो माय नेम इज जॉन प्रिंट होगा, एंड आई एम 30 ईयर्स ओल्ड। तो इसका आंसर ये रहा, हेलो माय नेम इज जॉन एंड आई एम 30 ईयर्स ओल्ड। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 40, फंक्शन सम डेटा 1 नंबर डेटा 2 नंबर। यहाँ पे चलिए मैं इसको करके दिखाता हूँ। अच्छा, ये मैं जैसे कोड लिखूंगा ना, आपको उसका आंसर पता चल जाएगा कि इसका आंसर है। इसका आंसर एरर है, सिंपल। यहाँ पे देखें क्या हो रहा है, आपको पूरा कोड पढ़ने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे ये हो रहा है कि भाई मैंने यहाँ पे इफ के ब्लॉक के अंदर एक वेरिएबल को डिक्लेयर करा है, और वो मैंने एल्स के अंदर यूज किया है, ठीक है? तो ऐसा ये हमने पहले देखा था कि ये कौन से जो कीवर्ड बनता है वो क्या होता है, ब्लॉक स्कोप होता है। तो यहाँ पे रेफरेंस एरर थ्रो कर देगा ना हमारे पास कि भाई हम इसको एल्स पे यूज नहीं कर सकते। और ये भी बात तय हुआ है कि या तो इफ चलता है या एल्स चलता है, कभी भी ये नहीं होता कि दोनों चले, कभी भी नहीं होता। या इफ चलेगा या एल्स चलेगा। तो अगर ये वाले एग्जीक्यूट हुई, तो ये वाली वही हो ही नहीं सकती ना। तो ये एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक के अंदर मैंने एक वेरिएबल बनाया, और उसको मैं दूसरे ब्लॉक के अंदर वो करा दिया, एक्सेस कर लिया, तो भाई ये एरर देगा, बोला कैन नॉट फाइंड नेम डेल्टा 3, ठीक है? तो इसका सिंपल आंसर क्या है, एरर, एरर। क्वेश्चन नंबर 41, लेट एक्स इज इक्वल टू 10, ये भी सिंपल लॉजिक कंडीशन देखने आनी चाहिए बस। वाई इज इक्वल टू 5, जेड इज इक्वल टू 0, एक्स की वैल्यू 10 हो गई, वाई की वैल्यू 5 हो गई, ठीक है? तो 10 बड़ा है 5 से, हाँ यहाँ तो ट्रू, यहाँ ट्रू हो गया, ठीक है? यहाँ ये कंडीशन ट्रू हो गई, ये छोटी वाली। फिर एन एन, फिर वाई और जेड क्या है, वाई 5 है, जेड
जीरो है तो फाइव बड़ा है जीरो से, ये भी ट्रू हो गई। जब दोनों ट्रू हो गई तो भाई इफ का ब्लॉक चलेगा, कंडीशन मेट, हमारे पास आंसर आ जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 42, फंक्शन चेक कंडीशंस। ठीक है, ए बुलियन, बी बुलियन, रिटर्न, ये कंडीशन दी हुई है, रेड रिजल्ट चेक कंडीशन। अच्छा यहाँ पे देखे फॉल्स डॉट ट्रू लिखा हुआ है, तो डॉट हम ऐसे नहीं लिख सकते, यहाँ एरर देगा, यहाँ पे कॉमा आना चाहिए ना, सिंटेक्स एरर, मतलब सिंटेक्स में गलती है, हम यहाँ पे कॉमा आना चाहिए, जब डॉट आया हुआ है तो इसका आंसर एरर है। सिंपल, बहुत आसान आसान क्वेश्चन है। आगे चलते हैं, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग टाइपस्क्रिप्ट कोड, क्लास, शेप, पब्लिक एरिया, नंबर, रिटर्न जीरो। ठीक है, हमने एक शेप नाम की क्लास बनाई, जब इसके अंदर एक ही मेथड रखा है, हमने ना कोई प्रॉपर्टी रखी, सिर्फ एक मेथड रखा है, और वो कर रहा है जीरो रिटर्न कर रहा है। अच्छा, बनाने की क्या जरूरत थी। तो एक क्लास सर्कल बनाई, उसकी चाइल्ड क्लास बनाई, उसमें मैंने एक प्रॉपर्टी रखी रेडियस नाम से, और वहाँ पे कंस्ट्रक्टर में मैंने रेडियस को वो असाइन भी करा दिया। फिर मैंने एरिया नाम से पब्लिक प्रॉपर्टी बनाई, एरिया पब्लिक नहीं लिखते तब भी वही बात थी। एरिया एरिया प्रॉपर्टी नहीं, मेथड बनाया एरिया एरिया नाम से, और इसमें मैंने रिटर्न टाइप उसकी नंबर है, और ये रिटर्न क्या करेगा, पैथ मैथ डॉट पाई। अच्छा, ये फिर वो पाई की वैल्यू है ना, ये मैथ डॉट पाई हमारे पास एक मैथ के अंदर आता है, ये असल में पाई की वैल्यू है पूरी, वो बहुत बड़ी वैल्यू होती है डॉट पॉइंट्स में, तो वो है ये असल में ना, ये क्या कर रहा है, ये असल में ये जो क्लास है ना, ये मेथड क्या करेगा, ये हमारे पास सर्कल का जो एरिया होता है ना, पाई आर स्क्वायर, हमारे पास फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, तो ये दिस डॉट रेडियस मल्टीप्लाई बाय दिस डॉट रेडियस, इससे वो आर स्क्वायर बन जाएगा, और इससे पाई है ये, पाई की वैल्यू आएगी 3.142 जो होती है, तो ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो आपको पता है ना 3.142 है, तो जाहिर सी बात है हमारे पास आंसर भी पॉइंट्स में आना चाहिए, और फाइव दे दिया ना, तो फाइव फाइव 25, और 25 मल्टीप्लाई बाय 3.142, तो 78 पॉइंट कुछ बनेगा, ये पॉइंट्स में आंसर, तो इसका आंसर यही है। वैसे ही चाहिए था ये मैट डॉट पाई वाला, लेकिन सही है, क्योंकि हमारे पास एक आंसर ऐसे दिए हुए ना कि आप खुद सजेस्ट कर लोगे कौन सा सही है, क्योंकि जीरो तो हो ही नहीं सकता, 25 भी नहीं हो सकता, क्योंकि हमने ये एक और चीज़ से मल्टीप्लाई करा रहा है ना, सिर्फ 25 थोड़ी है। और एरिया मेथड नॉट फाउंड, एरिया तो हमने डिफाइन किया हुआ है यहाँ पे, तो ये तो डिफाइंड है, सही है, तो इसका आंसर यही होगा फिर। इसका आंसर यही है, क्योंकि 25 मल्टीप्लाई बाय 3.142 इज इक्वल टू 78.539, ये होता है। What happens if you try to import a named export that doesn't exist in the module? अच्छा, यहाँ पे भाई एक चीज एक मॉड्यूल में है ही नहीं ना, मतलब आपने एक फाइल से एक चीज एक्सपोर्ट की ही नहीं, दूसरे फाइल में आप उसको इंपोर्ट कर रहे हो, तो वहाँ पे ये बोलेगा ना कैन नॉट फाइंड दिस, तो वो आप कंपाइल करने जाओगे, टीएससी करने जाओगे, वहीं पे एरर दे देगा। तो यहाँ पे इसका आंसर ये होगा कि भाई टाइप्स विल थ्रो अ कंपाइल्ड एरर, मतलब एक तो आपको सामने वो भी दे रहा होगा, सामने ही रेड लाइन आ जाएगी, और वो बोल रहा होगा कि ये इस नाम की फाइल हमें नहीं मिली, कुछ भी आप जो एक्सपोर्ट करते हैं। मॉडिफाई फॉर पार्क, इंटरफेस कैट पार्क। अच्छा, यहाँ पे देखें हमने दो अलग अलग इंटरफेस बनाए, लेकिन उसका हमने स्ट्रक्चर रखना, हमने जो ब्लू प्रिंट बनाया, जो मतलब इसके अंदर जो मैंने काम ब्लू प्रिंट क्या है यहाँ पे, इसके अंदर जो मैंने एक ही चीज़ रखी है कि एक मेथड होगा पार्क के नाम से, यहाँ पर भी पार्क के नाम से, दोनों ही डेटा टाइप भी सेम है, रिटर्न डेटा टाइप, तो मैं किसी के अंदर ये किसी ऑब्जेक्ट के अंदर ये स्टोर कराऊँ, ये स्टोर कराऊँ, या कोई क्लास बनाऊँ उसमें, दोनों दोनों में से कोई सी भी मैं क्या कहते हैं, स्टोर करा, स्टोर नहीं, क्या कहेंगे, डेटा टाइप इसको बताऊँ, किसी डेटा टाइप ये होगी, तो एरर नहीं आएगा। ये पता नहीं आपको बात समझ आई हो नहीं आई हो। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू इन टाइपस्क्रिप्ट, लेट पेट डॉग इज इक्वल टू न्यू गर्ल। हाँ, मैं ये बोल रहा था, देखिए यहाँ पे मैंने वो बनाई है, वेरिएबल बनाया है जिसकी मैं डेटा टाइप का रखी डॉग, और वहाँ पे मैंने न्यू कैट, मतलब इसी इंटरफेस से मैंने इम्प्लीमेंट किया होगा कि भाई मतलब इंटरफेस इम्प्लीमेंट किया होगा कैट, और कोई क्लास बनाई हुई कैट के नाम से ना, क्लास क्लास कैट इम्प्लीमेंट इंटरफेस का नाम जो है डॉग कैट के लो। तो यहाँ पे इस वैलिड ड्यू टू स्ट्रक्चर लैपिंग, हाँ, तो उसका आंसर ये है कि भाई स्ट्रक्चर लैपिंग के थ्रू हमारे पास ये वैलिड है, ये सिंटेक्स मतलब अगर आप ऐसे करके बनाते हो ना, तो हमें एरर नहीं देगा, क्योंकि यहाँ पे जो प्रॉपर्टीज है ना, वो सेम प्रॉपर्टी या मेथड जो है ना, वो दोनों सेम ही है, और यहाँ पे कोई भी प्रॉपर्टी नहीं, यहाँ पे भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, एरर नहीं आएगा ऐसे।
हाउ कैन यू इंपोर्ट ऑल एक्सपोर्ट फ्रॉम अ मॉड्यूल एज सिंगल ऑब्जेक्ट इन टाइपस्क्रिप्ट? ये अच्छा सवाल है। अच्छा, ये मैंने खुद तो कभी ट्राई नहीं किया, लेकिन मुझे पता है, इन्फॉर्मेशन आपकी भी होनी चाहिए, कि अगर किसी मॉड्यूल में से है ना, आपने वो चीज़ें एक्सपोर्ट की है और दूसरे मॉड्यूल में आपको इंपोर्ट करनी है, तो ऑल कैसे एक्सपोर्ट, मतलब सबको कैसे करोगे? उसके लिए ना ये वाला कीवर्ड यूज होता है, मतलब ये वाला आप ये याद रख लें कि इंपोर्ट ये आएगा, स्टैटिक आएगा एस, और जो नाम होता है फ्रॉम, फिर आपका जो पाथ होता है वो। तो उसका आंसर यही है। क्वेश्चन नंबर 47, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग? अच्छा, जो जो मुझे लग रहा है, जिस जिस सवाल में कोड की नीड है, तो उसमें मैं कोड करा रहा हूँ, जिसमें लग रहा है कि यार ये तो आसानी है इसमें, तो उसमें मैं कोड नहीं कर रहा, क्योंकि वीडियो वैसे ही बहुत लंबी हो गई है। ठीक है, अगर फिर भी कोई इशू हो, कोई चीज़ पूछनी हो, तो वो आप पूछ सकते हैं, उसका कोई इशू नहीं है। आप मतलब लिंक्डइन में पूछ सकते हैं, हमारी टीम से पूछ सकते हैं, किसी से भी पूछ सकते हैं कि इस सवाल में मुझे मसला है, आप बता दें, तो हम बता देंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 47, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसक्रिप्ट कोड? ठीक है। अच्छा, ये बहुत इसमें ना, इस इस सवाल का ना दो तरह के लोग पढ़ेंगे, ठीक है। एक तरह के लोग ये होंगे कि भाई वो पढ़ेगा कि भाई लेट आई, देखो जीरो जीरो, आई की वैल्यू क्या है, जीरो है शुरू में, फिर आई डू के अंदर इंक्रीमेंट हो रहा है, फिर कंडीशन चेक हो रही है, ठीक है, फिर आई की वैल्यू वन हो गई, फिर कंडीशन चेक हुई, फिर आई की वैल्यू टू हो गई, फिर कंडीशन चेक हो गई। ये हो गए पहले किस्म के लोग। दूसरे किस्म के लोग होंगे, वो पता कैसे पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे कि कंसोल लॉग कब हुआ हुआ है, कब हुआ हुआ है, लास्ट में हुआ हुआ है। और लास्ट में का मतलब ये है कि जब तक कंपाइलर हमारा इस लूप से बाहर नहीं निकल जाता, हमारा कंसोल में हमारा कंपाइलर एक्सेस नहीं कर सकता, ठीक है। पहले लूप खत्म होगा, लूप की कंडीशन फॉल्स होगी, फिर हमारा कंपाइलर आएगा कंसोल लॉग में, ठीक है, ये बात क्लियर है। और फिर वो सिंपल ये देख रहा है कि भाई यहाँ पे कंडीशन कब फॉल्स होगी, कंडीशन फॉल्स कब होगी, जब आई की वैल्यू क्या हो जाए, आई की वैल्यू थ्री हो जाए, ठीक है। आई की वैल्यू जब थ्री होगी, तो हमारा कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, और वहीं पे थ्री प्रिंट हो जाएगा। तो दूसरे तरीके से लोग हैं, आप भी वैसा बनने की कोशिश करें, कि सिंपल आपने ये देखा कंडीशन यहाँ पे फॉल्स हो रही है कि थ्री आ जाएगा, और यहाँ पे थ्री प्रिंट हो जाएगा, बस। तो आंसर थ्री है। इतनी मतलब पाँच से दो तीन सेकंड में ये सवाल हो गया। अब अगर आप इसको ऐसे इम्प्लीमेंट करने जाते कि भाई पहले ये चलेगा, फिर ये चलेगा, पहले वन टू थ्री, तो उसमें टाइम लग जाता। बट सही है, जिसकी जो जैसे करना चाहे वैसे कर ले। तो इसका आंसर थ्री है। गिवन द फॉलोइंग टाइप एलियासेस, टाइप एम्प्लॉय इक्वल्स टू, ये मैंने एक टाइप बनाई, दूसरी टाइप बनाई, दोनों में आईडी और नेम है। अच्छा, यहाँ पर भी सेम कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है हमारा, कि भाई यहाँ पे हमने नाम तो अलग अलग रखे हैं, लेकिन टाइप मैंने सेम बनाई है, और उसके अंदर प्रॉपर्टीज भी सेम है, ठीक है। तो इसमें मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया, और उसमें मैंने एम्प्लॉय टाइप दे दी, और उसमें मैंने डिफाइन भी कर दिया कि आईडी वन है, और नेम एलियास, और लेट पी पर्सन। एक और मैंने बनाई पर्सन के नाम से, और उसको मैंने एम्प्लॉय, हाँ, असाइन करा सकते हैं। ये आपने जब आप वो पढ़े होंगे ना, स्ट्रक्चर टाइपिंग पढ़े होंगे आप अपनी क्लासेस में, तब आपने ये करा होगा। और जो मशहूर एग्जांपल चल रही होती है ना इसकी, ये जो एम्प्लॉय वगैरह लिखा हुआ है, वो पता है क्या चल रही होती है, वो रेडियस की चल रही होती है, कि रेडियस डायमीटर, आपने ना उसमें पढ़ा होगा यही चीज़। तो हम इसको ऐसे असाइन करा सकते हैं। फिर लेट एम्प्लॉय, फिर हमने यहाँ पे दोबारा एम्प्लॉय के नाम से बनाई, और यहाँ पे पर्सन में मैंने बना भी दिया, और फिर एम्प्लॉय जगह छुपी, हाँ ये भी कर सकते हैं। यहाँ पे बस ये हुआ कि यहाँ पे पर्सन को मैंने इनिशियलाइज नहीं कराया था, मैं डायरेक्ट उसको असाइन करा देता था ई एम पी के बराबर। लेकिन यहाँ पे ये हुआ कि इस सॉरी पी को मैंने इनिशियलाइज नहीं कराया था, उसको मैंने ई एम पी के बराबर डायरेक्ट असाइन करवा दिया था। यहाँ पे हुआ कि मैंने इसको पहले इनिशियलाइज करा दिया, लेकिन उसके बाद फिर मैंने वो करा दिया, क्योंकि लेट से हुआ, वरना अगर ये कौन से लिखा होता ना, तो यहाँ पे एरर आ जाता। ये लेट हुआ हुआ, तो उसके बाद इसका मतलब ये कि हम उसकी वैल्यू चेंज कर सकते हैं। तो फिर बाद में मैंने उस एम्प्लॉय को इजिकल टू पी, सॉरी ये वाला लेट, तो एम्प्लॉय को हमने पी के बराबर ले लिया, तो यहाँ पे वो तो एंड भी इसका आंसर सही है। ये स्ट्रक्चर टाइपिंग में आता है, ये कॉन्सेप्ट, ये चीज़ है। स्ट्रक्चर टाइपिंग आपने पढ़ी होगी होपफुली। हाउ वुड यू इंपोर्ट मल्टीपल नेम एक्सपोर्ट फ्रॉम अ मॉड्यूल, फाइल नेम मॉड्यूल डॉट टी एस? अच्छा, यहाँ पे मैंने एक फाइल में से ना ए बी सी तीन वेरिएबल है, ठीक है, ये मैंने एक्सपोर्ट करा लिया। अब ये बोल रहा है कि हमने इस वेरिएबल को दूसरी फाइल में इंपोर्ट करना है, तो मैं कैसे करूँगा? तो ये हमने कौन सा इंपोर्ट किया, एक्सपोर्ट किया है, नेम एक्सपोर्ट किया ना, तो उसको हम इंपोर्ट कराते हैं ऐसे कर्ली ब्रेसेस के अंदर, और जो हमारा वेरिएबल का नाम, फंक्शन का नाम, क्लास का नाम जो भी हो, वो लिखते हैं, फिर कॉमा अगर एक से ज़्यादा हो तो उसका नाम ऐसे आ जाता है, सिंपल। अब मैं यहाँ पे मॉड्यूल, तो क्या आप लोग को पता ही होगा, या मैं करके दिखाऊँ? चले करके दिखा देता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक्सपोर्ट करा दिया,
माय कॉन्स्ट माय मैसेज, या फिर एबीसी करा लेते हैं। ठीक है, इसको सी कर लेते हैं और इसको बी कर लेते हैं, इसको टू, इसको थ्री। और यहाँ पे मैं एक और बना देता हूँ इंडेक्स और टीएस के नाम से। यहाँ पे मैं इंपोर्ट करा लेता हूँ, इंपोर्ट। वैसे मैं ना, मैं पता कैसे करता हूँ, मैं ऐसे करता हूँ चलो आपके लिए लिख लेता हूँ। ये आएगा, मैं पहले ना वो लिख लेता हूँ फ्रॉम, कैसा आता था, मेन डॉट जेएस। ठीक है, अब मैं यहाँ पे लिख लूँगा कि क्या क्या इंपोर्ट करना है, ए बी सी। ठीक है, और मैं इसको अगर यहाँ पे लॉग भी कराऊँ ना तो यहाँ पे चल जाएगा। ठीक है, ये इसका हमारा ये होता है, स्ट्रक्चर होता है, सिंटैक्स का ये होता है। वरना मैं ना कभी भी इंपोर्ट की कमांड नहीं लिखता, क्या करें। मैं डायरेक्ट है ना, मैं कहीं पे भी लिख लेता हूँ ए एंटर तो ये पूरा आ जाता है। ऐसे ही मैंने अगर लिख दिया बी एंटर तो यहाँ पे बी भी आ गया। मैं लिख दिया सी एंटर, सी एंटर तो यहाँ पे सी भी इंपोर्ट हो गया। मैं ऐसे काम चोरी करता हूँ, खैर है, कौन लिखे पूरा। अच्छा, हाउ डू यू क्रिएट एन इंस्टेंस ऑफ अ टाइपस्क्रिप्ट क्लास। तो ये तो पहला वाला ही आंसर है, बहुत सिंपल है, तो क्लियर है सबको। ठीक है, ये हमारी 50 MCQs की कोशिश की मैंने थोड़ी बहुत एक्सप्लेनेशन करने की। होपफुली आप लोग को समझ आ गया हो। अगर कुछ इशू है किसी सवाल में तो आप पूछ सकते हैं हमारे टीम मेंबर से। और मेरी तो उम्मीद यही है कि आगे यही होगा। फिर भी किसी को भी कन्फ्यूजन हो, कुछ भी हो, वो आप पूछ लें, हमारी टीम से लिंक्डइन में पूछ लें। और ठीक है, सेशन को एंड करते हैं।